बाजी में शेयर करता हूँ स्क्रीन जेनिन के इंट्रोडक्शन के लिए। ओके ओवर टू यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे बहुत क्यूरियस पार्टिसिपेंट्स हैं जिन सबने जेनिन ज्वाइन किया। एंड जेनिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ज्वाइन करके मैं बहुत कृतार्थ हूँ। बहुत ज्यादा मैंने इसमें सीखा। और एक मुझे थोड़ा सा पहले 2 साल 3 साल पहले ये था कि जो बहुत हाई प्रोफेशनल्स होते हैं वो इतना जैन धर्म फॉलो नहीं करते। वो जो मेरा ये मिसकॉन्सेप्शन था, आई शुड से आई वाज रॉन्ग, एंड फ्रॉम हियर आई हैव लर्न कि नहीं, जितने हाई प्रोफेशनल्स हैं वो शायद हाई प्रोफेशनल्स बने ही इस कारण से हैं कि उन्होंने अपने भावों में सुधार किया। उनके भाव बहुत ऊंचे हैं, तो उससे मैंने उसे लिंक किया और जो मेरा मिसकॉन्सेप्शन था वो चला गया। तो ये है हमारी जेनिन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अप्रैल 17 में it has been founded, and as on today it has got a network of 600 plus professionals and entrepreneurs and who are keen to incorporate the core values of the Jainism in their personal and professional life. With this, I 100% agreed with that. ठीक है, ये मैंने स्लाइड से पढ़ा, बट मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने क्यूरियस पार्टिसिपेंट्स हैं जो हर समय पहले ये सीखना चाहते हैं कि क्या है कोर वैल्यूज, क्या है और उन्हें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को हमने करते हुए दैट the focus is there on the application in the Jainism, and it's not theoretically I'm saying, it's a practical aspect of that. And therefore all the professional and entrepreneurs have come together to just give this thing to everybody. तो अब इसमें जो 100+ sessions हमारे हो चुके हैं over the last 5 years, highlighting practical applications of Jainism. What is the plus point in Jainin is कि मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन देखी, उसमें सबको पढ़ाया जाता है कि जैनिज्म की क्या वैल्यूज हैं, क्या हैं, बट वहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम बताई जाती है। और जैनिन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कि प्रैक्टिकली हम कैसे अपने जैनिज्म को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। और आज हम उसी को हम करने जा रहे हैं। मैं वो सब रिपीट नहीं कर रही हूँ कि हम इन 5 साल में क्या क्या कर चुके हैं। 12 भावनाओं का चिंतन कर चुके हैं, 16 कारण भावनाओं को कर चुके हैं, 10 लक्षण धर्म को कर चुके हैं, और जो आज करने जा रहे हैं वो 10 लक्षण धर्म का ही एक पार्ट है, उत्तम मार्दव, जिसपे हमारे विपुल जैन जी उसमें भूलेंगे, उसको मैं क्या बताएंगे कि इसको हम कैसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, इस तरह से जब हमारे धर्म चलते हैं उसमें एक एस्पेक्ट ये बताएंगे कि उत्तम आर्जव धर्म को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई एम रियली सेइंग दैट whosoever has joined Jainin, he or she must be very very lucky. थ्योरेटिकल तो हमें पता चल जाता है कि क्या है, शास्त्र जी पढ़ते हैं, पता चल जाता है, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो नहीं पता चलता। तो वो आज हम सीखेंगे। दैट इज, आई एम रियली प्राउड टू बी ए मेंबर ऑफ जैनिन। थैंक यू। अब मैं आपको, नीरज जी, आपको बताती हूँ, आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। आप प्लीज टेक ओवर द माइक। थैंक यू डॉक्टर विभा। तो आज अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने जो फैसिलिटेटर हैं विपुल जी, उनका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। विपुल जी अभी जो आज की सीरीज लेने वाले हैं उत्तम आर्जव पर,
वो पिछले 20 वर्षों से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं और वो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। इससे पहले वो 12 वर्षों तक जेरोक्स इंडिया में जॉब कर चुके हैं। और विपुल जी की खास बात यह है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत ही इनोवेटिव तरीके से और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और इसके अलावा विपुल जी ने जो अपनी पढ़ाई की है वो IIT रुड़की से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद कई सारे लीडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से उन्होंने कई सारी क्वालिफिकेशंस भी अर्जित करी हैं। और विपुल जी की वाइफ शालिनी जी हैं, वो एक आर्टिस्ट हैं और उनके पुत्र जलज जो गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं और वह अभी गुड़गांव में टेक्नोलॉजी लॉ में एडवाइजरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। विपुल जी को फोटोग्राफी करने का और वीकेंड्स पे ट्रेवलिंग करने का भी उनकी एक हॉबी है और वो कई अच्छे अच्छे भगवान मंदिरों के, जैन मंदिरों के फोटो खींच करके शेयर करते हैं। और वो भी कैलेंडर भी उन्होंने बनवाया है और उसका मैसेज भी उन्होंने ग्रुप में डाला हुआ है। तो मैं मैसेज दूंगा कि जो कैलेंडर लेना चाहें तो उस मैसेज को पढ़ें और विपुल जी से कांटेक्ट करें। तो विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा विपुल जी कि जैसा कि आप हार्डकोर सेल्स नीरज जी, मैं आपका भी इंट्रोडक्शन देना चाहती थी। जी 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 डॉक्टर वो आपका रह गया जेनिन का करते करते। कोई बात नहीं। तो नहीं, नीरज जी जिन्होंने विपुल जी का इंट्रोडक्शन दिया वो हमारे जेनिन के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। मैं ये नहीं कह रही कि और नहीं है, बट ही ऑलवेज टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों, आज चाहे विपुल जी को बात करिए या नीरज जी को बात करिए, दोनों ही बहुत अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। तो नीरज जैन जी जिन्होंने विपुल जी का इंट्रोडक्शन दिया, वो एक सिविल इंजीनियर हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज Rajasthan, and has done MBA from the Indian Institute of Information Technology, that is IIT Management, Gwalior. तो नीरज जी यूके में सेटल हैं with his family since the last 20 years, and he has worked with IBM UK for 8 years as an applicant architect, and for the last 8 years he is working as a freelance software consultant in UK. नीरज जी की जो वाइफ है वो मिसेस रानू पालीवाल हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, मिस प्रीशा जैन who is studying medicine MBBS at Cambridge University, and son master Arhan Jain, जिनको इन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि दोनों जने जैनिज्म के सारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं। यही नहीं, इनकी जो वाइफ हैं वो भी जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में बहुत आगे हैं। वो क्लासेस लेती हैं, पढ़ाती हैं, and therefore they all are very good and applying the Jainism principle. He is also a trustee member of Acharya Shri Vidyasagar Digambar Jain Charitable Trust, London. So, as a part of this trust, Neeraj ji and his wife both are running so many organizations. Okay, मेरा थोड़ा नेट नहीं चल रहा तो मेरा आगे नहीं खुल पा रहा है, so I'm just asking Vipul ji to start. Thank you, Vibhaji. Thank you very much. Thank you for the introduction. Thank you, Vibhaji. Thank you, Neeraj ji. Yeah. So, विपुल जी, मैं आपको से सवाल पूछना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम के अंतर्गत कि आप जो हैं इतने सालों से हार्डकोर सेल्स के फील्ड में जॉब कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि इस फील्ड में जनरली जो भी कार्य होते हैं वो इतनी ईमानदारी से नहीं होते, ऑनेस्टी से नहीं होते, मोस्टली डिसऑनेस्टी से होते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद जनरल अंडरस्टैंडिंग है। पर आपने इतने सालों से फील्ड में काम किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के वर्किंग एनवायरनमेंट में आपके साथ भी क्या इस तरह का कुछ व्यवहार हुआ या आपको भी करना पड़ा उस स्थिति की वजह से, और फिर आपने इस तरह की स्थिति में किस तरह से उत्तम आर्जव धर्म का पालन किया। तो ये आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, लाइफ एक्सपीरियंस क्या रहा, ये हम जानना चाहेंगे। आप अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें और आगे थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपने उन सब परिस्थितियों से क्या सीखा और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए किस तरह से आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाया। और उसके अलावा मैं अभी एक और सवाल पूछ लेता हूँ कि आपकी क्या सलाह रहेगी कि हम इस तरह की परिस्थिति में किस तरह से अच्छे से जैन धर्म के सिद्धांतों का, खासकर उत्तम आर्जव का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करें। विपुल जी। Neeraj ji, thank you for my introduction.
देखिए, मैं आपको ऐसे बता दूं कि मैं जैन धर्म फॉलो करता हूँ, लेकिन बहुत बेस लेवल पे ही हूँ अभी मैं। तो जब मैं प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था, तो मुझे लग रहा था क्या मैं इसके लायक भी हूँ, ये प्रेजेंटेशन मैं दूं। और जब मैंने ये इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया कि उत्तम आर्जव या आर्जव के बारे में या डिसीट के बारे में मुझे पहली बार आइडिया कब लगा, तो मैंने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल विपुल जी, आपके पास परमिशन है, को-होस्ट हैं आप। ठीक है। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी। जी, विपुल जी, आप इसको प्ले कर लीजिए पीपीटी को। हाँ, वो कर रहा हूँ। हाँ, अब हो गया। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर रहा हूँ कि आर्जव का मीनिंग रजुता अथवा सरलता। इट मीन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड सिंपलिसिटी। इसका और इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकता है, नॉन हिपोक्रेसी हो सकता है। अगर मैं जाऊं कि हिपोक्रेसी क्या है, माया क्या है, आर्जव की एब्सेंस हिपोक्रेसी है। फिर मैं आगे जाता हूं तो देखता हूं कि हिपोक्रेसी आती कहां से है। आर्जव धर्म का जो विरोध है वो माया कषाय है। बस माया कषाय के कारण हिपोक्रेसी आती है। फिर उसके सिम्टम क्या है, अगर हम बोल सकते हैं कि बंदा हिपोक्रेट है या नहीं है, तो बहुत सिंपल सिम्टम है। अगर किसी के व्यवहार में वो जो सोचता है वो बोलता है और वो ही करता है, तो उसको वो बंदा हिपोक्रेट नहीं है। इससे परफेक्शन तो नहीं हो सकता वर्ल्डली सेंस में, लेकिन इसकी डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है। अगर मैं देखूं अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में डिसेप्शन के लिए, तो सबसे पहले तो मैं देखता था कि हमारा अप्रैल फूल एक फेस्टिवल आता था। 1 अप्रैल को सब मनाते थे और हम बड़ी तैयारी करके जाते थे कि अप्रैल फूल कैसे मनाएंगे। तो मैंने सोचा कि यार अप्रैल फूल का फेस्टिवल तो है, क्या ऑनेस्टी का फेस्टिवल भी है? तो मैंने जब इस प्रेजेंटेशन के लिए रिसर्च करी, तो मैंने देखा हाँ, ऑनेस्टी का फेस्टिवल भी है। तो एक मैरीलैंड के गवर्नर ने ये देखा कि अप्रैल फूल का तो हमने डे बनाया हुआ है, तो उन्होंने 30 अप्रैल को ऑनेस्टी का डे बना दिया कि जो ऑनेस्ट कंपनी होंगी, ऑनेस्ट लोग होंगे, उनको रिवॉर्ड करेंगे। तो पहली बात तो मुझे समझ आई, दुनिया में डिसीट के लिए तो सब लोग तैयार है, सबको पता है, उसके गाने बने हुए, अप्रैल फूल बनाया, किसको गुस्सा आया, लेकिन ऑनेस्टी वाले हमने बनाए हुए नहीं है। तो हमारा जो डिफॉल्ट ऑप्शन दुनिया का है वो थोड़ा प्रैंक करना, लोगों को मस्ती लेना। तो बचपन में जब हम किसी के साथ प्रैंक करते थे और सक्सीड करते थे, हमारी ईगो सेटिस्फाई हो जाती थी, देखो हम स्मार्ट हैं, हमने उसका बिको बना लिया। फिर मैंने रामायण में सुना कि सोने का हिरण आ गया, सीता जी का ध्यान बटा दिया गया, तो मरीच को सोने का हिरण बना दिया गया। वहां पे मायाचारी की गई, ग्रीड के लिए की गई कि सीता जी को उठाना है। फिर हमने लाक्षय ग्रह सुना महाभारत में कि लक्ष्य का वो लाख का घर बना देंगे, आग लगा देंगे, सारे पांडव जल जाएंगे। ये पांडवों ने किया, जेलसी या एनवी के कारण किया। फिर हमने देखा कि हम हमेशा सुनते हैं मिराज, एक प्यासा हिरन है जो दौड़ता है रेत में और सोचता है कि ये पानी मिल जाएगा मुझे। वो शायद रियलिटी से अनअवेयर है। और फिर मैं देखता था कि मैं अपने, जब मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो अपने पेरेंट्स को रिजल्ट बताता नहीं था जब तक ये बहुत पूछा नहीं जाता था। और जब मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, मैं दौड़ता हुआ आता था कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो अगर हम देखें, हमारे डिसीट के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ईगो हो सकता है हमारा, हमारा ग्रीड हो सकता है, एनवी या जेलसी हो सकता है, या कई बार हमें अवेयर भी नहीं है, हम फंसे हुए हैं इन चीजों में, या फिर हमें डर लगता है और डर से बचने के लिए, उस मूवमेंट से बचने के लिए हम डिसीट कर देते हैं। तो ये मेरा चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस रहे। और जब मैं याद करता हूँ तो देखा कि डिसीट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ माई लाइफ। भाई होमवर्क नहीं हुआ, क्लास में किसी कॉपी कर लिया, है ना, मैडम ने पूछा नहीं कि आपने अपने आप करा है, किसी से पूछ के करा है, लेकिन हमने बताया भी नहीं। लेकिन जब हमें होमवर्क दिया गया था तो ये सोच के दिया गया था हमें खुद करना है, तो हमने कहीं तो डिसीट करा थोड़ा सा। फिर मैं कुछ इंसिडेंट शेयर करूंगा कि जहां मुझे डिसीव किया गया और मुझे कैसा लगा। एक हमारे फैमिली ज्वेलर हैं और उन परिवार से हमारे परिवार का पुराना रिश्ता है। तो उनका जो बेटा है, अब वो बैठने लगा ज्वेलरी की शॉप पे।
तो एक दिन उसने मेरी वाइफ को बोला, दीदी मैंने डिजाइनर रखा और आपके लिए स्पेशल डिजाइन बनवाए, आप आके विजिट करिएगा। तो मेरी वाइफ बड़ी खुश हो गई कि भाई आज ये बच्चा मेरा इतना रिस्पेक्ट करता है कि स्पेशल डिजाइन बनवाए इसने। तो मेरी वाइफ ने बोला, एक काम करो तुम ये व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर होके आऊं। तो उसने व्हाट्सएप पे डिजाइन भेजे। तो बाद में मैंने इंटरनेट पे चेक किया, ये सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। ये बड़ा अजीब सा था कि डिसीट किया उसने हमें उस चीज के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ना हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो डिजाइन बनाएगा हमारे लिए, ना हम इतने बड़े बायर हैं। लेकिन उसने झूठ इसलिए बोला शायद हम इम्प्रेस हो जाएंगे और उससे हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा। फिर एक बार मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने एसी खरीदा और उस टाइम रोटरी कंप्रेसर का बड़ा चलन शुरू हो गया था और रोटरी कंप्रेसर का एसी थोड़ा महंगा आता था। तो हमने एसी जब खरीद लिया, हमने दुकानदार से पूछा इसमें रोटरी कंप्रेसर है? उसने कहा है। घर आ गए, थोड़े दिन बाद मेरा कजन आया, उसने कहा रोटरी कंप्रेसर का एसी इतना सस्ता आ ही नहीं सकता। हमने फिर चेक किया, उसमें रोटरी कंप्रेसर नहीं था। मैं दुकानदार के पास गया भी कि आपने हमें ऐसा बोला था, उसने मुझे घुमा दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, पैसे दे चुका था। फिर मेरे एक बार और डिसीट हुआ कि भाई हमारे पास जो फील्ड में लीडर होते हैं, वो हम उनसे मंथ एंड के नंबर लेते हैं कहाँ पहुंचेंगे, वो हमें सही नंबर देते नहीं है। वो नंबर बढ़ा चढ़ा के देते हैं और एंड में हमें यहाँ पे सबके सामने सॉरी फिगर कट करना पड़ता है। तो हमारा रिएक्शन क्या रहा? मैंने उस ज्वेलर के लड़के से कभी डील ही नहीं किया। हम जब भी कभी जाते हैं उनके पिताजी को फोन करते हैं कि अगर साहब आप आएंगे तो हम मिलने आते हैं। वो बेटा मिलता है, मुझसे हाय हेलो करते हैं, चाय कॉफी पिलाता है हमको, लेकिन उससे डील नहीं करते क्योंकि उसने छोटा सा झूठ बोला था, उसने ट्रस्ट तोड़ दिया था हमारा। और जो ज्वेलरी का बिजनेस है वो बहुत ट्रस्ट का बिजनेस है। उसके अंदर अगर आपको डाउट रहे तो आप बहुत परेशान रहने वाले हैं। फिर उस वेंडर को मैंने एसी के लिए कभी कंसिडर ही नहीं किया। उसने मुझसे छोटा सा झूठ बोला। मुझे गुड़गांव में रहते हुए 20 साल हो गए, हमने इतना वाइट गुड लिया, मैं कभी कंसिडर नहीं किया। और जो इस तरह के मेरे टीम मेंबर्स हैं जो झूठ बोलते हैं, मैं उनसे पूरा हिसाब किताब मंगाता हूँ कि भाई आप नंबर मत भेजो, अगले को नंबर देने में 2 मिनट लगते हैं, इनसे पूरा 1 घंटे का हिसाब मंगाया जाता है। मुझे सारे एजम्पशन भेजो, सारे डेटा भेजो। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम रिसीव होते हैं तो हमें ट्रस्ट टूट जाता है हमारा। फिर हम उस ट्रस्ट को या तो बनाते, मतलब ट्रस्ट करते ही नहीं उस बंदे पे। अगर मजबूरी है कि उसके साथ डील करना है तो बहुत कॉशियस हो जाते हैं। हमारा काम भी बढ़ जाता है, उसका काम भी बढ़ जाता है। और अगर हम ऐसी दुनिया में रहें जहां हम ट्रस्ट कर नहीं पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब मैं छोटा था, हम लोग देहरादून में बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए तो दिल्ली आते थे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे किसी कारण से। तो हमारे कंसेप्शन था कि दिल्ली में ना ऑटो वाला झूठ बोलेगा, तो हम अगर वो सच भी बोल रहा है हम परेशान ही रहते थे। तो बेसिकली दिल्ली आके कभी खुशी नहीं मिलती थी क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता था कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। तो लाइफ में अगर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिकली मैंने उनसे ट्रस्ट नहीं किया, धीरे धीरे उनके या तो बिजनेस लॉस हुआ या उनके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट लॉस हुए। हमने ऐसे लोगों को ज्यादा प्रमोट नहीं किया। फिर मैं अपने वो इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि जहां मैंने डिसीट किया। सबसे पहले तो जब मैं रुड़की पढ़ने पहुंचा तो वहाँ ट्यूटोरियल का सेशन होते थे। और ट्यूटोरियल में क्या करना होता था, आपको जैसे कारपेंट्री का ट्यूटोरियल लिखना है तो आपको लकड़ी के बारे में लिखना है, उसको कैसे, उसको लाइफ बढ़ाई जाती है, उसको कैसे सीजनिंग किया जाता है, पूरा लिखना होता था। और वो 5 नंबर का होता था जिसके लिए आपको 50 पेज लिखने हैं और वो जमा करने हैं। तो हमें सीनियर्स ने बताया देखो इसमें चिंता मत करना, एक लड़का जो लिख लेगा सब कॉपी मार देना, और 5 ही नंबर का है, सबको बराबर नंबर मिलेंगे। तो जब हम जमा करके आते थे तो 5 में से 4 नंबर मिलते थे और हमें लगता था हम कितने स्मार्ट हैं। एक लड़के ने पूरी लाइब्रेरी में जाके मेहनत करी। पहले तो इंटरनेट नहीं था, फोटोकॉपियर भी नहीं था, आपको बुक्स से छाट के नोट्स बनाने थे, फिर आप 50 पेज लिखते थे। लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब सिल्वर जुबली फंक्शन में हम गए आईआईटी रुड़की में, तो वहां नए बैच से इंटरेक्ट करने के लिए 5 बच्चों को बुलाया गया जो हमारे साथ के थे, जो कि अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके थे। उसमें से माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का हेड था, एक एक एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी करंट चेयरमैन है, और एक
IPS में बहुत सीनियर रहा, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का डीन बन गया, और एक हमारे साथ डॉक्टर बलविंदर सिंह जो वर्ल्ड वाइड सैमसंग मोबाइल्स के R&D हेड है। तो इन पांचों में एक चीज कॉमन थी कि इनकी रैंक हमसे बेटर नहीं थी, लेकिन ये अपने ट्यूटोरियल अपने आप करते थे। तो मैंने देखा कि जो ट्यूटोरियल यूजलेस चीज थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को कारपेंट्री से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक हैबिट है, एक आपका एटीट्यूड है कि आप हर चीज को ईमानदारी के साथ करते हैं। और जो लोग ईमानदारी के साथ उस चीज को करते हैं, हम उनको उस टाइम बेवकूफ समझते हैं और हमें लगता है हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो लोग आगे निकल जाते हैं और वो मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं उनके कैरियर में, परफॉर्मेंस में होता जरूर है। ये मेरी पहली लर्निंग 2015 में हुई। ये मेरा सिल्वर जुबली फंक्शन था। मैंने रियलाइज किया कि हम जो स्मार्टनेस की बात करते हैं और छोटे छोटे झूठ बोलते हुए डरते नहीं है, इससे दुनिया चलने वाली नहीं है। फिर दूसरा हुआ कि जब मैं जेरोक्स में काम करता था, तो हम पॉलिस्टर शीट पे प्रिंट मार सकते थे। उससे थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए होता था, तो हम प्रपोजल जब लगाते थे ना, उसके नीचे लगा देते थे प्रिंटेड ऑन दिस प्रिंटर। और हमें पता था ये कस्टमर कभी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। तो एक तरह से हमने झूठ बोला भी नहीं है, क्योंकि प्रिंट तो किया ही है, लेकिन हमने डिसीट करा है उसको। ये बड़ा ना बॉर्डर लाइन सा था। तो नीरज जी, जब आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि आप हार्डकोर सेल्स में रहे थे, तो मैं ऐसा झूठ तो नहीं बोलता था कि किसी और चीज पे प्रिंट निकाल के ले आया। लेकिन हाँ, मेरी गलती थी कि मैं इतना झूठ बोल लेता था कि मेरे से तो हो गया, इससे नहीं होगा, उसका मुझे पता ही नहीं चला पाएगा। मान लीजिए कल आपको कोई ऐसा गैजेट दे दे, उसको पता है कि आप नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बेच दे, तो इससे तो गलती कहेंगे। तो कभी कभी टारगेट पूरा करने के लिए, या मेरा कोई फॉरेन ट्रिप होता था, तो ऐसा कर लेते थे। और मैं हमेशा बोलता था मेरे बॉस ने बोला, भाई मेरी क्या गलती है, मैंने तो बॉस को बताया था। तो कहीं पे ये ग्रे एरिया रहा। फिर क्या होता था कि मैं खुद ही रिव्यू में अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिया, कमिटमेंट देता था कि यार बॉस से इस महीने तो बच जाए, अब अगले महीने के शुरू में समझेंगे क्या हुआ। कम से कम पूरे महीने तो चिक नहीं होगी ना। उन्हें समझाते रहते थे, सर ये ऑर्डर आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन इससे हुआ क्या? सबसे पहली बात, जब मैं थोड़ा डर लगता था कि सवाल पूछ लिया तो क्या होगा, धीरे धीरे ये डर खत्म हो गया, क्योंकि हमने बहुत अच्छे एक्सक्यूज बना लिए। कस्टमर बोलेगा यार मेरे से नहीं निकल रही है, वो सर अब हमने रैंक जेरोक्स का पॉलिस्टर मंगाया था, आप वहां से मंगा लीजिए, निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे मेरे लाइफ के पार्ट बन गए प्रैक्टिसेस। हम सक्सीड करें, लेकिन वी आर नॉट वेरी हैप्पी। हम एक स्ट्रेस में और एक टेंशन में रहते थे। तो मैंने देखता हूँ कि जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत खुश रह सकते हैं। हो सकता है हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा कॉन्टेस्ट हो जाए, ज्यादा प्रमोशन हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। और मुझे उसको धीरे धीरे रियलाइज मैंने करना शुरू किया, जब मैंने अपनी सेल्स लीडर्स को देखा, जो कि बहुत स्मार्ट होते थे, लेकिन मैं देखता था एंड में जाके रिग्रेट सबको होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मुझे माया कषाय पहली बार समझ आई 2015 के 10 लक्षण पर्व के आसपास। मैंने एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे क्षमा सागर महाराज जी का उत्तम आर्जव सुना। मुझे बहुत ही समझ आया कि भाई ये चक्कर क्या है, हम बेवकूफ किसका बना रहे हैं। हम दुनिया का बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, अपना बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। फिर एक डॉक्टर कुसुम जैन है, ये जयपुर में महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल थी, इनके भी कुछ लेक्चर्स 10 लक्षण के यूट्यूब पे देखे मैंने उन दिनों। तो मुझे क्या समझ आया कि जब हम माया करते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी लॉस होती है बहुत जबरदस्त, और हमें रेफरेंस नहीं मिलते हैं, और रिपीट बिजनेस का तो मतलब ही नहीं। और ये हमारे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करता है। उस स्ट्रेस से आपको लगातार डर भी रहता है, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ये आपको कई बार डिप्रेशन में लेकर चला जाता है। जब मैं देखता हूँ आजकल की यंग जनरेशन, दे आर वेरी डिप्रेस्ड लगते हैं मुझे। मुझे लगता है कि हर 5 में से एक को तो बच्चा डिप्रेस्ड है, अजीब सा बिहेव कर रहा है। इन्होंने अपने अलग अलग नाम से फेसबुक अकाउंट बनाए हुए हैं, अलग अलग नाम से करते हैं। ये कंपैरिजन में, दुनियादारी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी दे आर नॉट हैप्पी। फिर मैंने देखा, जब आप बार बार ये मायाचारी करते हैं ना, तो आपका जजमेंट मेकिंग में डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। जो मुझे समझ आया कि आप जब दूसरों को मिसलीड करते हैं,
तो आप भी मिसलीड होने लगते हैं, तो आपके जजमेंट की क्वालिटी खराब हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं जिनकी मायाचारी करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कमिटमेंट जो होंगे टाइमलाइंस के वो राइट दूंगा। अगर मेरी वाइफ ने फोन करके पूछा कि घर कितने बजे आओगे, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 8 बजे आ जाऊंगा, जबकि मुझे पता है कि 9 बजे आऊंगा, और वो खाना बना के बैठी हुई है कि आएंगे। फिर वो फोन कर रही है कहाँ है, मैं बोल रहा निकल गया हूँ, मैं निकला ही नहीं हूँ, ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, है ना। फिर वो आपको टेस्ट करने के लिए बोलेंगे जरा हॉर्न बजा के दिखाना। अब तो वो लोकेशन ही मंगा लेती है अगर ऐसा हो तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ये टाइम का कमिटमेंट किसी को गड़बड़ नहीं करूंगा। अगर मेरे से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट वाला आया कि ये कब होगा, तो मैं उसे राइट टाइम बताऊंगा, और जब मैं उसे राइट टाइम दूंगा तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश भी करूंगा। दूसरा, मैंने कहा कि मैं कभी भी हमेशा फोरकास्ट मेरा नॉन इन्फ्लेटेड रहेगा। जो मुझे उस टाइम नंबर समझ आ रहा है मैं वो बोलूंगा। उस टाइम कितना झगड़ा हो जाए, कितनी डांट पड़ जाए, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा कि बाद में धोखा हो गया और सबका बेवकूफ बना और एंड में फिर ज्यादा डांट पड़ी, फिर वो नई महीना शुरू हो गया, फिर हमने बोला सर हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, मैंने सोचा कि अगर किसी ने मुझसे सच बोला है और वो मुझे सच बता रहा है, तो मैं रेप्रिमांड नहीं करूंगा उसको। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि सर मैं इतना ही कर पाऊंगा, तो मैं ये नहीं कि उसकी डंडा लेके उसके पीछे पड़ गया और उसे झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि लोग सच बोलेंगे मानेंगे ही नहीं, फिर उनसे झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तो जान छुड़ानी है ना। भाई अगर मैं बोलूं अपनी घर में कि भाई मैं 10 बजे आऊंगा और वो हल्ला हो जाना शुरू हो जाए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं आऊंगा तो 10 ही बजे, लेकिन फिर उन्हें बोलूंगा 6 बजे आ जाऊंगा। तो ऐसा एनवायरनमेंट मुझे क्रिएट नहीं करना चाहिए कि मेरी टीम में लोगों को मायाचारी करनी पड़ जाए। फिर उससे हुआ क्या, जब मैंने ऐसा शुरू किया तो मुझे नॉन कोलैबोरेटिव पर्सन घोषित किया गया। भाई ये तो हाँ ही नहीं करता है। हम जाते हैं इसके पास, ये बोलते हैं नहीं 2 ही दिन बाद होगा। पहले मैं क्या बोलता था, हो जाएगा यार, हो नहीं पाया, डिलीवरी और लेट होती थी, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते थे। फिर मैंने कहा, जब हमारे सीनियर्स ने बोला कि भाई तुम्हारी भूख कम हो गई है, फायर इन द बैली इज नॉट देयर, यू आर नॉट थिंकिंग बिग, ठीक है आप जैसा भी समझ सकते हैं। फिर कई बार आपको बड़े प्रोजेक्ट नहीं दिए गए क्योंकि आप कमिट भी नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है इसकी टाइमलाइन क्या है। भाई कई बार होता है ना, अभी करने हैं तो आपको पता नहीं होगा, फिर भी आप कमिट कर देते थे, आपको बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते थे, फिर धीरे धीरे डिले हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अपफ्रंट आप ना बोल रहे हो और राइट टाइम दे रहे हो, तो उस टाइम मुझे लगता भी था कि ये सच बोलने का नुकसान हो रहा है। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि सबसे बड़ी हिंड्रेंस में खुद था। जब मैं सच बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं औरों से बेटर हूं और मैं ऑनेस्ट हूं और बाकी लोग झूठे हैं, और मैं लोगों को जज करता था। तो मैंने देखा, मैं मान और माया का शायद तो चलो ठीक करने लगे, लेकिन मान का शायद तो बढ़ा दिया हमने। और हम मतलब सच बोल रहे हैं, ठीक है, हमारा तो ड्यूटी थी सच बोलना, हम इससे प्राउड की क्या बात है। तो कई बार हम इस उसमें चले जाते हैं कि हम जो काम हमारे से मतलब एक्सपेक्टेड है उसको करने के लिए भी प्राउड फील करते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया। मैंने रियलाइज किया कि हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमें उत्तम आर्जव का मतलब पता है, और हमें धर्म में बताया गया इसके ना करने से क्या होगा। तो हमें किसी ऑनेस्टी इज नॉट ए फेवर टू समबडी, ये एज ए जैन श्रावक आपसे, ये आपका धर्म था, ये आपको करना ही था। तो मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए जो नहीं कर पा रहा। उसके बाद ये मैजिक स्टार्ट हुआ कि मेरी लीडरशिप मुझे ज्यादा ट्रस्ट करने लगी, और वो बोलने लगी कि भैया जब बोर्ड में नंबर जाने तुम ही बताओ क्या होगा। तो कई बार मैं किसी फंक्शन से बाहर भी निकल गया हूं अभी भी, तो उनके हेड का फोन आ जाता है कि विपुल, कैन यू जस्ट असेस एंड टेल अस वेयर विल रीच। धीरे धीरे लोग मुझे अपने क्रिटिकल आइटम्स के लिए एडवाइस मांगने आने लगे, क्योंकि जब आपका माया कषाय कम होगा तो आपका जजमेंट प्रॉपर आना शुरू होगा। ये मैंने सबसे पहले देखा है, जहां मायाचारी शुरू होती है आपका जजमेंट खराब होना शुरू हो जाता है।
जैसे मान लीजिए बच्चे को हम बोल रहे हैं कि बेटा कितने नंबर लाएगा, वो 100 में से 100 लाऊंगा। पेरेंट्स को ही पता है इसके 70-80 आने, बच्चा भी झूठ बोल रहा है, पेरेंट्स को ही पता नहीं होना है, दोनों एक दूसरे का बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वो पहले रियलिटी पे आ जाते कि 60 नंबर आएंगे, तो हो सकता है इंप्रूव करके 80 आ जाते, या उससे इंप्रूव करके हम बेटर कर सकते। तो जब हम मायाचारी खत्म करते हैं तो हमारा जजमेंट बेटर होता है, लोग हमसे क्रिटिकल चीजों का एडवाइस देना शुरू करते हैं। फिर मैंने देखा कि आपके टीम मेंबर आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि एटलीस्ट जो तुम्हारी डेडलाइन है तुम उसे कमिट करते हो, उसे डिलीवर करते हो। और ऐसा भी नहीं है कि हमें सच्चा बनने के लिए बहुत लंबी डेडलाइन देते हैं, ऐसा नहीं करते। अपना बेस्ट जो मिनिमम डेडलाइन दे सकते हैं और रियलिस्टिक वही देते हैं। और वो बोलते हैं कि आपसे बात करके पॉजिटिविटी आती है। ये बहुत बड़ा चेंज आया कि लोगों ने आपसे बोला कि जब हम परेशान होते हैं आपके साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है। और उसका रिजल्ट ये आया कि ऑर्गेनाइजेशन आपको ज्यादा ट्रस्ट करने लगी और आपको क्रिटिकल टास्क मिलने लगे, क्योंकि आप एज ए क्रॉस फंक्शनल टीम और भी बेटर हो गए, क्योंकि लोग आपसे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपके साथ पॉजिटिव फील करते हैं। तो जब आप उनको टाइमली डिलीवर करते हैं तो वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा माइल वॉक करते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरा तो यही रहा। अगर कोई मुझसे बोले कि हमें यंग बच्चों को, जो जैन बच्चे हैं, जब वो फॉलो करते हैं ऑनेस्टी, क्या एडवाइस देना चाहिए, तो मेरा एडवाइस क्या रहेगा कि ऑनेस्टी आप किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। दूसरा, अगर अगला आदमी ऑनेस्ट नहीं है तो आप उसके बारे में बुरा महसूस ना करें। कई बार मैं देखता हूँ हम लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे घरों में सुनता हूँ, क्योंकि हम ऑनेस्ट हैं इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ऑनेस्ट हैं, आज का ऑनेस्ट आदमी का जमाना नहीं है, ऐसा बहुत सुनता हूँ। भाई अगर आपको पता है कि आप ऑनेस्ट हैं और यहाँ काम नहीं कर सकते, और ढूंढ लीजिए, लेकिन उसको ऑनेस्टी को दुखी मत होके बोलिए। मजबूरी नहीं है ऑनेस्टी, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। और दूसरा आदमी ऑनेस्ट नहीं है तो आप उसके लिए मन में क्षोभ ना लाए। तीसरा, आप किसी को जज करना आपका काम नहीं है, आपका काम अपनी ऑनेस्टी फॉलो करने का है। आपको किसी ने ठेका नहीं दिया है कि आप दुनिया को जज करें ये आदमी ऑनेस्ट है कि नहीं है। और चौथा क्या है, अगर आपके सामने ऐसा आदमी पड़ गया है जो डिसऑनेस्ट है, हिपोक्रेट है, और उसका मन, वचन और एक्शन सिंक में नहीं है, तो उसे करेक्ट मत करिए। हो सकता है मेरा सोचना गलत हो, लेकिन उससे इंटरेक्शन मिनिमाइज कर दीजिए, ट्रांजेक्शन मिनिमाइज कर दीजिए, कि ऐसे आदमी के चक्कर में नहीं पड़े तब अच्छा है। तो मेरा इतना ही सबमिशन था। तो जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस था मैंने शेयर किया। हो सकता है इसमें कुछ चीजें ठीक है, कुछ नहीं है, मैं इतना आई डोंट नो, बट आई हैव शेयर्ड माय थॉट्स। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने एक आज बहुत बड़ी बात क्लियर करी है, जो मैं थोड़ा गलत समझता था, जो मैंने शुरू में भी बोला था कि सेल्स फील्ड में जनरली ईमानदारी नहीं होती है। पर आपने ये समझा दिया आज कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ईमानदारी से भी डिफ़िकल्ट काम आराम से हो जाते हैं। स समय थोड़ा ज़रूर लगता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इमेज बनने में टाइम लग जाता है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन जो होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपसे ये बात आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया, जो ज़ेरॉक्स पे, पॉलिएस्टर शीट पे प्रिंटिंग हो सकती है, उस पे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। वहाँ पर ये बात आपने बिल्कुल सही की कि आपने झूठ तो नहीं बोला था, क्योंकि वो हाँ, कैपेबिलिटी उस मशीन में तो थी। हाँ, और लेकिन उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए थी, जैसा आपने समझा बाद में। हाँ, पर इस तरह की सिचुएशन में मैंने देखा है कि जहाँ लोग ये समझते हैं कि भई मैं झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ, तो यह मायाचारी कैसे हुई? जो है वही तो मैं बता रहा हूँ। और कभी क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें बिज़नेस को विन करना होता है, अगर आपको मालूम है कि अगर आप अपना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, तो दूसरा व्यक्ति बिज़नेस आपसे जीत जाएगा और आपसे निकल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका क्या कहना है कि क्या हमें बिल्कुल ही सच्चाई और ईमानदारी से बिना किसी भय और डर के सच बोलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमारी कंपनी को या हमारे जॉब में, हमारी बिज़नेस में नुकसान हो जाए, होने की संभावना हो? तो आप क्या इस बारे में सलाह देना देखिए चाहेंगे? नीरज जी, मैं ना आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछ लिया। कुछ जगह आपको पता है कि ऑनेस्टी चलेगी ही नहीं, तो आप उस काम में तो पड़े ही नहीं। हाँ, जैसे मेरे फादर थे, वो यूपी इरिगेशन में थे, वो कभी रनिंग का चार्ज नहीं लेते थे। वो बोलते थे कि भाई जब गेस्ट हाउस मेरे पास इंस्पेक्शन हाउस आ जाएगा तो उसमें मुझे नॉनवेज पकवाना ही पड़ेगा, तो मैं ऐसा चार्ज लूंगा ही नहीं।
तो आपको कहीं पे ये डिफाइन तो करना पड़ेगा कि आप कौन सी हार्डकोर सेल्स नहीं करेंगे। मैं कंपनी का नाम बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, बड़ी नोन कंपनी है, हमारे कंपटीशन में ही है, उसमें मेरे दोस्त लोग काम करते हैं। अब हमें मैं इंश्योरेंस बिजनेस में रेगुलेटेड बिजनेस है, अब हमें चिट्ठियां आती रहती हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम कैसे डिसीजन लेते हो, वो बोलते हैं हम तो ये डिसीजन लेते हैं कि फाइन कितने का लगेगा और गेन कितने का होगा। इफ गेन इज बिगर देन फाइन तो ठीक है। अब वो उस मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उस ग्रुप का हाल ये है कि बैंकक्रप्ट हो चुका है वो। एक दूसरी हमारी कंपनी है या HDFC लाइफ है, बहुत सारी ऐसी कंपनी, खाली हम ही नहीं है, 4-5 बड़े ग्रुप हैं। आज से अगर देखें 20 साल की जर्नी, वो सारे आगे आ गए, क्योंकि एंड में तो लोगों को यूज करना है, लोगों को ट्रस्ट चाहिए, कब तक झूठ के सहारे रहेंगे? बिल्कुल, एंड में तो आंसरेबल है ना आप। बिल्कुल तो सही मैं ये बात। कर लेता था कि हाँ ये रोल है, इसमें झूठ बोलना ही पड़ेगा, हाँ, मैं इससे बाहर इसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो रोल करे नहीं मैंने, चाहे कितना भी उसके लिए अट्रैक्शन मिला। बहुत बढ़िया। हाँ, ये सीख बहुत बड़ी सीख है। हाँ, शायद समय के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। शुरुआती किसी का अर्ली स्टार्टिंग करियर होता है, तो शायद अगर उनके पास सही तरह की का ज्ञान नहीं हो, तो शायद वो गलती हो जाती है। एक और सवाल पूछना, जिससे मैं उसके बाद में स्वाति जी को हैंड ओवर करूँगा Q&A के लिए। आपने एक और पॉइंट रेज़ किया था, फेसबुक पर मल्टीपल अकाउंट। तो जो यंग जनरेशन है या सभी जनरेशन, मालूम नहीं कि यंग जनरेशन ही इसके लिए मतलब ज़िम्मेदार है या सभी लोग करते हैं। ऐसा मैंने भी काफ़ी देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग बाग 2 अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और एक अकाउंट से मैसेज भेजते हैं और दूसरे अकाउंट से उसको लाइक कर लेते हैं। मैंने ऐसा होते हुए भी देखा है, जस्ट टू इंक्रीज़ देयर पब्लिसिटी और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें तो ये एक तरह से तो मायाचारी ही है, सब समझ में आ रहा है ये बिल्कुल, देखिए, लेकिन आप ऐसा थोड़ा-सा है, इसको बताएँ। जो चीज आप पब्लिक में रिवील नहीं कर सकते हो ना, वो मायाचारी है, बहुत सिंपल है। जी, मैंने एक अपनी डेफिनेशन बनाई, जो भी रिश्ता, जो भी संबंध, जो भी इनकम, जो भी एक्टिविटी आप पब्लिक में रिवील ना कर पाए, वो मायाचारी है। भाई आप ऐसे 10 अकाउंट बना के बैठ जाएं, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा बेटा है, वो यंग में है, तो वो क्या कहते हैं, जब कॉलेज में था तो उसको किसी ने, स्कूल में था, किसी ने आइडिया दिया कि अपना न्यूज़पेपर शुरू कर दो। तो क्या कहते हैं, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, 11वीं के बच्चे ने एक अपना लेगिट करके होटल लिया और न्यूज़पेपर शुरू कर दिया। और उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं सब बच्चों को इंटर्नशिप दूंगा अगर वो मेरे इतने लाइक्स लाएंगे, और उसके लाइक हजारों के करीब में आ गए। अब वो उसमें लड़ाई होगी थोड़े दिन बाद, वो सारे लाइक गायब हो गए। तो थोड़े दिन पहले मैं उससे बोल रहा था, चलो उसके एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ। तो बेसिकली जो हमारा ये होता है ना, लाइक लाएंगे ये होगा, ये एंड में निकलता ही निकलता है। भी आज की तारीख में अगर मैं किसी, मान लीजिए रेस्टोरेंट में चला भी गया लाइक्स देख के, तो अगली बार तो नहीं जाऊंगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आगे पीछे तो निकल ही जाता है। और मैं आपको देखता हूँ कि आप जितने बिजनेस हाउस देखिए, जो लोग ईमानदारी के साथ रहे उनको टफ हो सकता है, हुँ, बट वो लोग आगे चलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक जैन बिजनेस हाउस है, साराभाई, अगर आपने नाम सुना होगा। साराभाई कैलिको मिल्स के ओनर्स थे एक जमाने में, सुविक साराभाई, या आपके विक्रम साराभाई जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, दे आर जैन्स। तो ये मेरे कस्टमर होते थे। तो जब मैं इनसे मिलता था, मैं इनसे पूछता था, सर आप लोग इतने बड़े, मतलब इतनी लीडिंग कंपनी थी, आज भी छोटी सी रह गई। उन्होंने बोला हमने कभी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन अगर मैं उनकी फैमिली को आज देखता हूँ, दे आर ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। वो जिस भी फील्ड में है उसमें सबसे आगे हैं। हो सकता है पैसे में आगे नहीं हो। तो कई बार क्या होता है, हम एक ही मापदंड लगा देते हैं पैसे का। तो लाइफ खाली पैसे से नहीं है, तो हमारे 3-4 मापदंड और भी हैं। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारी सोशल लाइफ है, हमारी अपनी फैमिली का साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये तो हमने सभी ने देखा है कि जैसे हम, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी और एनी प्रोफेशन, कि अंकल वगैरह ने तो बहुत देखा होगा कि जो लोग ऑनेस्टी के साथ रहे ना, हो सकता है उनको रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन जो एनर्जी उन्होंने क्रिएट करी, वो एनर्जी ने उनके बच्चों को हेल्प की आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही और बात। मैं जब रुड़की में पढ़ता था, तो मेरे साथ जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया, तो एक मेरे साथ लड़का था DK तिवारी, वो 3 भाई थे, तीनों IAS बने। एक भाई यूपी के चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए भी, वो DK तिवारी पंजाब में है, उसकी दूसरे भाई झारखंड में रहे,
तीनों IAS। उनके फादर वाज ए हिंदी स्कूल टीचर, 10th क्लास को हिंदी पढ़ाते थे। जो मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट का जो MD है इंडिया का, ये पढ़ता था, उसके फादर 5वीं क्लास को साहिबगंज में हिंदी पढ़ाते थे। तो मैंने देखा ये ऐसा क्यों होता है कि टीचर्स के बच्चे, आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे बहुत कम रिसोर्सेज में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, ये बच्चों को बहुत आगे लेके जाती है, फोकस रखती है, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बहुत बहुत बढ़िया। समय को देखते हुए मैं स्वाति जी अगर हैं सेशन में तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो Q&A को आगे लेके जाएं। हालांकि स्वाति जी आप ट्रेवलिंग कर रही हैं तो उनकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी की स्थिति मुझे मालूम नहीं है। अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी तो अपन अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पर स्वाति जी अगर आप हैं तो प्लीज आप Q&A को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, बहुत बढ़िया सेशन था आपका। थैंक थैंक यू। यू नीरज भैया। आप लोग सुन सकते हैं मुझे? हाँ स्वाति जी आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जय जिनेंद्र सभी को। थैंक जय यू जिनेंद्र। विपुल भैया, एज यूजुअल अमेजिंग सेशन। और मतलब आपने इतनी सिंपली बातें कही, बट स्ट्राइकिंग थी। और कई बार इसका सरलता का महत्व जो है, हम लोगों को पता है सरलता इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने जो महत्व बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जजमेंट एबिलिटी कम हो जाती है, और वो कम होते ही हमारी लाइफ में प्रोग्रेस का ऑपोजिट होने लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और भी बहुत सी बातें हैं, बट अभी मैं वाईके अंकल और कमल अंकल को इनवाइट करूंगी टू शेयर देयर इनपुट्स, इनसाइट्स on this topic and comments on your session. वाईके अंकल। विपुल को तो शुरू से ही इसका मेरे बहुत अप्रिसिएशन है इसके प्रति मेरे, और आज इसने और कंफर्म कर दिया। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं गुरुजनों के भी और आज के सेशन में भी। विभव जी से स्टार्ट करता हूँ कि ये लोग इतने ऊंची पोस्ट पर रहकर कैसे पहुंचे। इसलिए पहुंचे कि उन्होंने जैन धर्म की वैल्यूज को बहुत अच्छी तरह से अख्तियार किया। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि मैं करोड़पति के घर पैदा क्यों नहीं हुआ। उसका जवाब दिया गया कि अगर तुम करोड़पति के घर में पैदा नहीं हुए इसलिए क्योंकि तुम्हारे कर्म उस योग्य नहीं थे, पिछला पुरुषार्थ तुम्हारा उस योग्य नहीं था, और अगर तुम दंड फंद करके वहां पहुंच भी गए तो तुम उस पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाओगे। हाँ, वर्तमान के पुरुषार्थ करते हुए अपने कर्मों के तुम चेंज कर सको तो हो सकता है आज भी तुम करोड़पति बन जाओ। एक पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है कि कैलेंडर की कुछ बात हुई थी, तो मैं विपुल से कंफर्म करना चाहता हूँ ये कैलेंडर योजना 22 की है कि आगे भी चलेगी? अंकल मेरे प्रिंट में आए आज हफ्ते, आज सबको कोरियर हो जाएंगे। जितने लास्ट ईयर गए थे वो मैंने एड्रेस रखे हुए, नए एड्रेस ऐड कर लूंगा। गुड। क्योंकि वो इतना फैसिनेटिंग है कि मैं जहाँ पर बैठता हूँ स्वाध्याय करने और पूरे, तो एक मेरी वॉल खाली थी, वहां पर मैंने उसे रखा है और डेली मैं उसको देखकर उसका चिंतन करता हूँ। दूसरा मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि 1 अप्रैल को अगर अप्रैल फूल मनाया जाता है तो 30 अप्रैल को अपन ऑनेस्टी वाला डे मनाते हैं, और इसको अपन को हाईलाइट करना चाहिए। उसी तरह जैसे जन्म दिवस तो एक होता है, पर टेम्पल डे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि 40 दिन के बाद अपन को सेलिब्रेट करना चाहिए। बच्चों की जो बात की विपुल ने, उस पर मैंने शायद पहले भी बताया था कि जीजाजी, बड़े जीजाजी यानी कमल के फादर क्रॉनिकल ऑनेस्ट थे, और बच्चे 4-5 थे तो नेचुरली दिक्कत होती थी। तो मैं जीजाजी से प्रश्न किया, जीजाजी ऑनेस्टी से आपको मिला क्या? बोले बेटे मैं तुम आजकल की कठिनाइयां देख रहे हो, पर तुम देखना इसका रिवार्ड मुझे बच्चों के फॉर्म में मिलेगा। और वो मिला, और आप देख रहे हैं खाली एक बच्चे ही नहीं, सारे के सारे बच्चे। जापान के बारे में मुझे किसी ने बताया कि वो दिखावे को आजकल वहां पे भूगड़पन कहते हैं। ये भूगड़पन शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दिखावे के पीछे चलते हैं
और विदेशी लोग अब उससे हट रहे हैं, जो कि हमारी चीज थी। आर्जव धर्म पाने के उपाय अपन देखें। आवश्यकताएं जब तक हम अपनी कम नहीं करेंगे, तब तक आर्जव धर्म हमारे जीवन में आएगा नहीं। मेंटेन करने के लिए हमें सुसंगति करनी होगी, लाइक माइंडेड लोगों को, अच्छे शास्त्र का पठन करना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। नुकसान कुछ तो बता दिए थे न करने के, पर एक आध और इसमें ऐड करें कि शुरू में तो इसमें फायदा दिखता है, पर अंत रावण, दुर्योधन और शकुनी के जीवन से अपन लें, जो उनके जीवन में दिख रहा है। और धर्म के अनुसार अगले जन्म में त्रियंच गति मिलती है। गिरगिट का बताते हैं कि वो वातावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है, पर मनुष्य एक ऐसा है कि एक ही वातावरण में 6 कलर अपना बदलता है। 6 लेशियाएं एक ही वातावरण में वो अपने अंदर धारण कर सकता है, बेस्ट भी और वर्स्ट भी। बच्चा चाहे आदमी का हो या जानवर का हो, सबको प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि वो सरल होता है। इसलिए क्षमा सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हारे घर में बच्चे नहीं हैं, तो स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ 15 मिनट कम से कम तुम खेला करो, तो तुम्हें पता लगेगा तुमको कहाँ होना चाहिए था और तुम कहाँ खड़े हो। कपट के बारे में कहा जाता है कि इसकी गहराई सबसे ज्यादा होती है। क्रोध तो सरफेस पे दिख जाता है। मानी और लोभी को थोड़ा सा मान दे दो, थोड़ा सा प्रॉफिट दे दो, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। पर मायाचारी बहुत गहराई तक जाता है। क्षमा सागर जी महाराज का एक और था कि जहां ईमानदारी देखो, उसे तुरंत अप्रिशिएट करो, तुरंत रिवार्ड करो। चाहे वो तुम्हारा सेवक हो, छोटा हो या कोई भी, उसे अप्रिशिएट करो। एक और कहा करते थे वो कि वे मुझे धोखा दे रहे हैं इस अदा से कि उनको लगता है मुझे पता नहीं, और मैं धोखा खा रहा हूं इस अदा से कि उनको लग रहा है कि मुझे पता नहीं। तो धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों ही को मालूम रहता है, लेकिन उनको लगता है कि मैंने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। एक कथा इसमें आती थी छोटी सी कि एक ट्रेन जा रही थी, उसमें जनरल कंपार्टमेंट में बहुत भीड़ थी, बैठने की जगह नहीं थी। एक होशियार चंद मायाचारी आदमी ने बोला कि इसमें सांप है, और सारी पब्लिक नीचे उतर गई और वो जाकर उसमें लेट गया, सो गया। जब सुबह उठा तो देखा कंपार्टमेंट यार्ड में खड़ा था, क्योंकि सांप कहाँ पर है इस डर से उन्होंने काट के खड़ा कर दिया था। मोक्ष मार्ग में भी यही होता है। मोक्ष मार्ग की गाड़ी में हम बनते हैं होशियार कि औरों को उतार के मैं बैठ जाऊंगा, और बाद में फाइनली पता लगेगा कि मेरी गाड़ी तो यार्ड में खड़ी है। सरल दिखना आसान है, बनना कठिन। इसलिए मायाचारी कठिन है, अन्य 3 कषाएं उतनी कठिन नहीं है, आसान है। लास्ट प्रश्न में एक विपुल से करना चाहूंगा। मृग मरीचिका को मायाचारी से कैसे कनेक्ट किया? वो तो बेचारा अज्ञानता से भटकता है। अंकल मैंने इसमें ये लिखा कि वो उसके साथ मायाचारी, मतलब वो माया में फंस गया। मैंने लिखा ना उसको अनअवेयर था वो, तो कई बार हम अनअवेयर होकर ही फंस जाते हैं। अज्ञानता की प्रमुखता, अज्ञानता, वही मैं लिखना चाह रहा था कि ज्ञानता के कारण वो उसको फॉलो करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारा ज्ञान ऐसा रहे कि हम फंसे नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद विपुल, बहुत you, आनंद आया। चलिए स्वाति। थैंक यू अंकल, बहुत ही आपने सार में इसके सारी वो स्वॉट एनालिसिस कर दिया कि सरलता की क्यों होना चाहिए, स्ट्रेंथ क्या है उसमें, उसकी कमियां क्या है,
बहुत ही इंसाइटफुल था। उससे भी कुछ प्रश्न आए हैं, लेकिन पहले कमल अंकल के विचार सुनेंगे। और कमल अंकल, योर इनसाइट्स एंड इनपुट्स प्लीज। मैं भी विपुल की सराहना करना चाहूँगा। बहुत ही प्रभावकर उनकी प्रस्तुति रही, और जैसा कि उनके बारे में हम लोग सब जानते हैं, उसी के अनुरूप और हमारी आशाओं के अनुरूप उनका ये प्रेजेंटेशन था। थैंक यू अंकल। मैं आपका आशीर्वाद है। उन पॉइंट्स को नहीं गिनाना चाहता जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि बहुत कुछ इसमें ऐसा है कि जो मैंने काफ़ी कुछ नोट किया है और उस पर गौर करने की ज़रूरत है, पॉइंट्स टू पॉन्डर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सब उनके अपने जीवन से लिए हुए उदाहरण हैं, इसलिए उनकी प्रामाणिकता और उनकी ग्राह्यता भी बहुत अधिक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया है, जैसे कि वो पॉलिस्टर शीट पर प्रिंट करने की कैपेसिटी के बारे में उनका जो मत है, जो उनका जो जिस निष्कर्ष पर वो पहुंचे, वो ये दिखाता है कि आप उसको बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट वैल्यूज पर ले जा रहे हैं। मैं भी नहीं पूरी तरह से कन्विंस हूँ कि इसमें कोई मायाजारी है, क्योंकि मुझे लग रहा है, यानी मेरे स्टैंडर्ड्स उतने ऊंचे नहीं पहुंचे अभी। मैं ये सोचता हूँ कि इसमें आप जब कह रहे हैं कि आपका इक्विपमेंट, आपकी मशीन की ये कैपेसिटी है कि ये ऐसा कर सकती है, और उसके लिए चूंकि स्पेशल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो आप ये समझते हैं कि उसे बेचना नहीं चाहिए आपको, या ये क्लेम नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट, यानी जिसको मैं कि वाकई उत्तम प्रीफिक्स लगाया जा सके, तो वो उस प्रकार का आर्जव हो गया, उत्तम आर्जव, जो मुनियों से। मैं बताना चाहूंगा अंकल, मेरा ना मुनियों, छोटा सा एक बात मैं पूरी कर लूं कि ये मुनियों से अपेक्षित आर्जव का आचरण हो गया। तो हम तो स्थूल रूप से भी पालन कर लें तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये मैं वाकई इस बात की सराहना करना चाहूँगा कि आप ऐसे आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, कभी आप किसी नुमाइश में जाएं, एक ज़माने में सब वो फ्रूट प्रोसेसर्स बहुत सस्ते से, लेकिन वो जो बेचने वाला होता था वो दिखाता था कि क्या क्या कर सकता है। इस तरह से वो स्लाइस करेंगे, ऐसे वो चॉप करेंगे, इस तरह के वर्क बनेंगे, और हजार चीजें वो करके दिखा देता था आनंद फानन में। और आप उस चीज को घर पे लेकर आइए, आपसे उसका 10वां या क्या 100, 1/100 भी आप उसकी उपयोगिता आपके लिए नहीं रहेगी। लेकिन क्या वो झूठ बोला? झूठ तो नहीं बोला। वो उसकी कैपेसिटी थी जो उसने अपना स्किल लेवल डेवलप किया। आप भी अपना स्किल लेवल डेवलप करके ऐसा कर सकते हैं। तो आपका इक्विपमेंट तो वाकई केपेबल है। अगर आपने ये कहा होता कि हमारा इक्विपमेंट ऐसा कर सकता है और किसी और दूसरे का आपने उसमें प्रोडक्ट लगा दिया होता, तो वो मायाचारी होती। स्किल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, कहाँ का है बताता हूँ अंकल, ये यूपी का ही है। अगर कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो खैर वहां पे था ग्वालियर में, चकबंदी बोलते थे उसको यूपी में। तो 97 की बात है, मैंने बहुत बड़ा ऑर्डर पिक किया और उन्होंने काफी वैल्यू का ऑर्डर दिया। उस टाइम 1 करोड़ रुपए प्लस का ऑर्डर था, मल्टीपल मशीन्स, 13 कमिश्नरी थी, प्लस ये था। मुझे जब उसको डेमो दिया ना मैंने, मुझे दिल से पता था इनका कभी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा कमिश्नरी ऑफिस में, और ना इनके पास कभी पेपर खरीद पाएंगे ये। तो वो ऑर्डर आया, मेरा फॉरेन ट्रिप बना, पैसे बने, सबका सब कुछ हुआ, लेकिन वो इक्विपमेंट कभी यूज नहीं हुआ। तो मैं कभी रिग्रेट करता हूँ ना कि कभी मैं इसको कैसे कंपनसेट करूंगा। मैंने इसे सोचा नहीं कभी, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द पार्टी टू इट। क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा ऐसी जगह फंस गया ना, जिसका कुछ भी नहीं हुआ, सारा पैसा तो जेरॉक्स को चला गया। इंडियन एंटिटी मेक सम मनी, आई मेड सम मनी, माय सेल्स गाइस मेड सम मनी। वो गरीब आदमी का पैसा था, अगर वहां नहीं जाता तो शायद हो सकता है किसी गरीब को स्कॉलरशिप मिल जाती। तो जहां मुझे पता है कि अप्लाई नहीं कर पाएगा, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। एक हमारा ना मैक्स लाइफ में प्लान है, जहां पे आप एक 90 दिन के बच्चे को 100 साल का प्लान बेच सकते हैं कि आप जब 100 साल के होंगे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मेरा एक एजेंट था, वो बड़ा स्मार्टली उसने उसको ना चाइल्ड एजुकेशन प्लान बना दिया
कि ये आप ऐसा करिए सर, 18 साल में निकालिएगा, इसकी शादी में निकालिएगा। उसने स्टोरी बना दी, स्टोरी बड़ी इमोशनल थी और वो स्टोरी हमारी सुपरहिट हो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे अंकल, मैंने जलज की एजुकेशन के लिए वो प्लान खरीद लिया, जबकि मुझे पता स्टोरी है। तो जलज का जब 10th में एक दिन उससे पूछा मुझसे, पापा व्हाई डिड यू बाय दिस प्लान, या मेरे बच्चों के लिए खरीदा था आपने? मैंने कहा नहीं। ही टोल्ड मी कि आप लोग दूसरे के साथ मायाचारी करते करते भी अपने आप भी गलत खरीद के बैठ गए। तो ही एंश्योर दैट आई हैव टू, क्या कहते हैं, सरेंडर दैट प्लान। आई सरेंडर्ड इट। ही सेड आप ऐसे मानेंगे ही नहीं भाई, ये प्रोडक्ट बच्चे को है, लेकिन किसके लिए है? उस अरबपति आदमी के लिए है जो अपने बच्चे को दिखना चाहता है कि 100 साल के बाद पैसा मिल जाए या 80 साल के बाद मिल जाए। जो माँ बाप ये देखना चाहते हैं कि बच्चा अच्छा कॉलेज जाए, उसका तो प्लान ही नहीं है ये। और आपकी स्टोरी तो आपने कॉलेज प्लान की बना दी। तो एटलीस्ट यू आर अवेयर कि अपने कस्टमर को फेयरली ट्रीट करें। तो इसके अंदर मायाचारी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको पता है इसका पर्पस पूरा नहीं हुआ। और वो मेरे साथ ही हो गया कि मैं गलत बेचते बेचते गलत खरीदने भी तो लग गया। नहीं, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और मेरी शंका का समाधान आपने किया। पर मैं इसमें एक ये थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा कि जब आपने वो इक्विपमेंट बेचा, कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से यूपी के, तो तब जो कसर रह गई, जो कमी रह गई, वो ये थी कि उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी उसके साथ लगाना चाहिए था कि ये ट्रेनिंग चाहिए इक्विपमेंट की, क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की भी बात आ जाती है ना। हाँ, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी अपफ्रंट उसमें बतानी चाहिए थी, बिल्ट ये इन करने करना के लिए चाहिए करना था। पड़ेगा। हाँ, बिल्ट इन करना चाहिए था, ये हाँ, इसमें आवश्यक है। और ट्रेनिंग, इसके लिए ट्रेनिंग की जो दरकार है वो शायद इक्विपमेंट प्रोसेसर, वो फूड प्रोसेसर के लिए भी, फूड प्रोसेसर के लिए भी जरूरी होती उनके लिए, ये कि साहब इसमें ये आप ऐसे सीखें या इतने दिन में सीख सकते हैं या हम सिखा सकते हैं आपको, ये वो भी किया जाना चाहिए था। अब अगर इनको दोनों को सामंजस्य बिठा दिया जाए तो समस्या का निराकरण होगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो भी बिजनेस डीलिंग्स हो रही हैं उसमें कभी एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि किसी की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का या अज्ञानता का या अनफेमिलियरिटी का फायदा न उठाया जाए। मैंने भी अपने जीवन में ये देखा है कि कई बार ऐसा अवसर आया कि जब मुझे नेगोशिएशंस करने पड़े, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस करने पड़े, और प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी और मटेरियल प्रोक्योरमेंट में भी, जैसे फर्टिलाइजर प्रोक्योरमेंट पूरे देश के लिए करना होता था, इस तरह की तमाम, उसमें हर तरह की डीलिंग्स होती थी ट्रांसपोर्टर्स के साथ, शिप्स हायर करने हैं जब मैं फर्टिलाइजर में था वगैरह वगैरह। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने ये पाया कि चूंकि मैंने कभी एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल जो प्राइस मुझे ऑफर करना है, मेरा जो लिमिट प्राइस है मैं बता देता था, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। या मुझे प्रिक्योर करना था तो मैं ये कह देता कि या जो मैं टर्म्स नेगोशिएट कर रहा हूँ अपने कोलैबोरेटर के साथ, फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया ओमान में, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बता दिया कि हमें ये चाहिए, हमें इतना इसमें इंटरनेशनल रेट से इतना कम हमें चाहिए, क्योंकि हम ये ला रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग सो मच वैल्यू टू द टेबल, तो हमें इसका ये रेम्यूनरेशन चाहिए। हम ये इंश्योर करेंगे कि आपको जो हमारा को इन्वेस्टर है उसको कितना एडवांटेज मिले। तो यानी आई हैव फाउंड दैट दिस वाज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। एक आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, एक आपकी इमेज बनती है, आपके देश का नाम ऊंचा होता है, और आपका बिजनेस भी फलीभूत होता है। तो ये इसीलिए कहा भी जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर आप छल छद्म करते हैं, कुछ मायाचारी करते हैं, तो कभी चैन से नहीं बैठ सकते। एक शल्य है, 3 तरह के शल्य होते हैं, उसमें एक शल्य माया का भी होता है। वो शल्य हमेशा दिल में चुभता रहता है और आपको उसके कारण हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, तरह तरह के अवसाद, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां मानसिक और शारीरिक
घेर सकती हैं। तो ये आज का बहुत ही उपयोगी और बहुत ही व्यावहारिक और बहुत ही ग्राह्य आपकी प्रस्तुति रही और हम सब इसके लिए बहुत आभारी हैं। थैंक यू अंकल, आपकी गाइडेंस अंकल, आप सबका आशीर्वाद है कि हम लोग को ऐसा फोरम स्वाति जी ने दिया, या एटलीस्ट उसको प्रिपेयर करते टाइम तो इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, नहीं तो हो सकता है मैंने कभी इतने सोचा ही नहीं होता। थैंक यू सो मच विपुल भैया, थैंक यू। और कमल अंकल, आपके भी इनपुट बहुत ही इंसाइटफुल रहे। अभी मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ती हूँ। तो शोभित जी का एक प्रश्न आया हुआ है चैट पे। उन्होंने कहा मृदुमती महाराज जी की कोई स्टोरी है इससे रिलेटेड, कोई इस पे प्रकाश डाल पाएंगे? वाईके अंकल, कमल अंकल, डॉक्टर विभा, इस कषाय से संबंधित। कौन से महाराज जी के? वो बोल रहे शोभित जी, आप क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली? अंकल मुझे लगता है कि स्टोरी में जो एक महाराज जी का चौमासा चल रहा था, वो आकाश मार्ग से चले गए थे, तो लोग उनके दूसरे महाराज जी का स्वागत कर दिया था, और दूसरे महाराज जी ने बताया शोभित जी, आप क्वेश्चन डायरेक्टली। जय जिनेंद्र। हाँ जी, हेलो। हाँ जी शोभित जी। मैंने पढ़ा था मृदुमती महाराज किसी हाथी के पर्याय में गए थे माया कसाई की वजह से, मतलब ऐसे मंदिर में दीवार पे पढ़ा था, जैसे क्रोध की वजह से द्विपायन मुनि फेमस हुए थे, मान की वजह से रावण कंस, माया की वजह से मृदुमती महाराज, लोभ की वजह से कौरव, एंड और उसी में था ये। बट मुझे पता नहीं कौन से प्रथमान योग में है, कहाँ पे है ये। नहीं, उनकी आप बताएंगे मामा? हाँ, मासमोपवासी एक मुनिराज थे जो 1 मास के बाद उठते थे, तो उनका काफी चर्चा होने लगी थी, तो शहर वाले सब उनको दर्शन करने आए। तब तक वो उठ के जा चुके थे और उसी जगह पे दूसरे एक मुनिराज आके बैठ गए थे। और जब उनका जय जयकार हुआ कि ये मास्कोवासी मुनिराज हैं, 1-1 महीने तक निराहार रहते हैं, तो उनका बड़ा नाम हुआ। मुनिराज ने सोचा, मैंने तो किसी को बोला नहीं कि मैं 1 मास तक उपवास करता हूँ, अब ये लोग कह रहे हैं तो मैं चुप क्यों नहीं रह सकता। और वो चुप रहे और उन्होंने उस आदर को स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में वो हाथी बने। ये कहानी आती है। कमल कुछ और ऐड करेंगे? हाँ, नहीं, बस यही मैं इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि आप तो मालूम ही होगी। यही है उसमें कि उनकी जो पूजा अर्चना हुई उसके वो पात्र नहीं थे और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उससे उनकी आत्मतुष्टि हो रही थी, उसका एडवांटेज ले लिया उन्होंने। अब इसमें एक पॉइंट ये देखें कि उन्होंने तो कोई मायाचारी की नहीं, सिर्फ उनके मन में ये भाव आ गया कि मैंने थोड़ी कहा है। और जो हम लोग मायाचारी करते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, ये एक मैसेज हमको इससे लेना चाहिए, जो डायरेक्ट मायाचारी करते हैं। जो क्रेडिट उनका नहीं था वो क्रेडिट उन्होंने ले लिया और एक तरह का एक ही प्रिटेंस बनाए रखा कि वो वही मुनिराज हैं। इतना मायाचार हो गया उनका। चली गई है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ बीन टाइम। तो जो बात आई अंकल अपनी, जैसे विपुल जी ने जो एग्जांपल दिया पॉलिस्टर शीट का, उसी के ऊपर मेरा एक थोड़ा सा छोटा सवाल है। तो उसमें 2 बातें हुई, जैसा कमल अंकल आपने समझाया। एक बात थी कि जो सच्चाई थी वो इन्होंने बताई कि भाई वो मशीन पॉलिस्टर शीट पे प्रिंट कर सकती है, वो तो सच्चाई इन्होंने बताई। दूसरी सच्चाई थी कि उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, वो भी सच्चाई थी, पर वो सच्चाई इन्होंने बताई नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि कई बार हम एक सच्चाई को बता देते हैं और एक सच्चाई को छुपा लेते हैं, तो क्या सच्चाई को छुपाना भी मायाचारी कहलाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वही युधिष्ठिर वाली कहानी आपने सुनी होगी ना। ये युधिष्ठिर जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो द्रोणाचार्य सेनापति थे उस दिन। उनके यहाँ ये था कि एक मारा जाता था तो दूसरा आ जाता था। तो द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे और वो पांडवों के गुरु थे।
तो जितनी पांडवों का जो कौशल था वो सब उन्हीं का, युद्ध कौशल वो उन्हीं से सीखा हुआ था, तो उनको हराना आसान नहीं था, तो वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय किए दे रहे थे सब कुछ। तो फिर कृष्ण के उस पर निर्देश पर ये चाल चली गई, एक शोर मचा दिया गया। एक कौरव सेना में भी एक राजा था जिसके हाथी का नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र था, तो बहुत प्रिय था उनका, एकमात्र पुत्र। तो युद्ध में अश्वत्थामा हाथी मर गया, तो एकदम अनाउंसमेंट कर दिया गया, अश्वत्थामा हतो हतः, मारा गया। तो मतलब ये इसलिए पूछा अंकल मैंने कि तो नहीं, अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोण को बहुत सदमा पहुंचा, और वो धनुष की को टिका के अपने ऐसे ही बैठ गए कि अब क्या लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे। तो फिर हाँ, तो लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने ये कहा कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो युधिष्ठिर से उसका वेरिफिकेशन उन्होंने लिया। तो युधिष्ठिर ने जो स्टेटमेंट दिया, कहा अश्वत्थामा हतो हतः, धीरे से कहा नरोवा कुंजरोवा, और जब उन्होंने नरोवा कुंजरोवा कहा तो तब कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, तो वो भी मास्क हो गया, वो भी ड्राउन आउट हो गया। तो यानी मतलब युधिष्ठिर का जो उन्होंने सुना वो ये, अश्वत्थामा निश्चय रूप से मारा ही गया, हाथी आदमी या हाथी, नरोवा कुंजरोवा, वो पोर्शन जो था वो अर्ध सत्य उसको कहा गया। तो इसी के कारण जब महाभारत में यानी हिंदू मान्यता के अनुसार कि जब वो सशरीर स्वर्ग गए तो उनका अंगूठा गिर गया, क्योंकि उतना झूठ उन्होंने बोला था। अच्छा, वो पूरी तरह से सशरीर स्वर्ग नहीं जा सके, और उस अर्ध सत्य का उनको ये दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। तो बात को छिपा, एक सत्य को ना बोलना वो भी मायाचार तो है ही। जब दोनों सत्य, यानी उसकी किसी वस्तु की, किसी भी तथ्य की पूर्णता सत्य की तभी होती है कि जब जो भी कुछ आपके पास सूचना उपलब्ध है उसकी, वो आप बता दें। अगर आपने एक चीज छिपा ली तो उसके पीछे तो आपका दुराशय तो हो गया ना। तो अंकल मैंने इसलिए सवाल ये पूछा क्योंकि ये व्यवहारिकता में मैंने काफी देखा है कि कई बार परिस्थितिवश सत्यता को बोला नहीं जाता, मौन रख लेते हैं या बोलते ही नहीं है। झूठ नहीं बोलेंगे पर वो सत्य बात को नहीं बताएंगे कि भाई इसको बताने से स्थिति बिगड़ जाएगी या किसी को दुख हो जाएगा या मैं बुरा बन जाऊंगा। ऐसा भी होता है कि समाज में मेरा नाम बिगड़ जाएगा अगर मैं सब बोल दूंगा, तो लोग चुप हो जाते हैं, सत्यता को नहीं बताते, उसके कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस आगे होते हैं जो होते होंगे। तो उसको अपन किस रूप से देखें? नहीं, अब हर एक के बारे नीरज, में अगर अपन स्थिति को, नहीं बोले हाँ आप। कमल बोले। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हर एक के नीरज, बारे में पूरा सत्य बताने का दायित्व आपका नहीं है, लेकिन जब आप कोई चीज बेच रहे हैं, आप कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, तब आप उसमें कुछ बताएं और कुछ ना बताएं, वहां पर बेईमानी आ जाती है। अब हम जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और हमें उसमें से कुछ लोगों के बारे में कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल या बहुत अनपैलेटेबल फैक्ट्स मालूम है, तो अगर हम उनके बारे में बात ना करें तो ये हमारा मायाचार नहीं हुआ, क्योंकि हमारा दायित्व तो नहीं है कि हम हर एक का कच्चा चिट्ठा खोलते फिरें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन हम अगर कोई इक्विपमेंट बेच रहे हैं और हम उसमें ये ना बताएं कि ये इसमें इस सिचुएशन में ये मेल फंक्शन करता है, या हमारे प्रोडक्ट के लिए ये स्पेशल, जैसे कि विपुल ने एग्जांपल दिया कि इसकी ये कैपेसिटी है लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट ये कि ये बाउंड्री कंडीशंस चाहिए, वो हम ना बताएं तो वहां पर बेईमानी हो गई। एक वस्तु से संबंधित जो है वो पूरी परिस्थिति हाँ, पूरी बताएं। हाँ, कि जब हम कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी हमारा प्रोजेक्शन हो, कोई भी हमारा क्लेम हो, तो उसमें हम फिर then we should not hold back any information. Sorry, आप कुछ कह रहे थे मामा? हाँ नीरज, मैं ये कहना चाह रहा था कि तुमने एक शब्द यूज किया कि दूसरे सामने वाले को दिक्कत ना हो।
अगर ये आपका इंटेंशन है, जैसे माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट में बहुत मायाचारी करती हैं कि लड्डू खत्म नहीं हुए और वो कह देते हैं लड्डू खत्म हो गए, तो उसमें दोष ऐसा नहीं लगेगा, है ना? जी। लेकिन आप क्यों कह रहे हैं, ये आपका इंटेंशन क्या है? सामने वाले को धोखा देना या सामने वाले की रक्षा करना कि बच्चा लड्डू ज्यादा खा जाएगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा। जी। बिल्कुल, क्योंकि ठीक है। इंटेंशन बहुत जरूरी इसमें एलिमेंट हो जाता है। इसको लॉ में मेंस रिया कहते हैं कि मतलब मेंस रिया, मेंस लैटिन का शब्द है जो कि मेंटेलिटी से या आपके अभिप्राय से ताल्लुक रखता है, और फिर रिया का मतलब इन्हें क्रिमिनल इंटेंट नहीं है कि आप किसी नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से या कुछ गलत करने की दृष्टि से ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप उसकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। यानी जब आपने कोई गलत बात कही तो यही है कि अज्ञानी बच्चा है वो तो जिद करेगा कि लड्डू है तो दो मुझे, और अगर ज्यादा लड्डू खा चुका है तो तब फिर माँ कह देती है कि लड्डू तो खत्म हो गए। बिल्कुल, धन्यवाद अंकल। हाँ, थैंक यू अंकल, थैंक यू ऑल फॉर इनपुट्स। अभी आज की कॉल में मैं देख रही हूँ कि कुछ जीतों के बहुत एक्टिव मेंबर्स सुषमा जी और अमित जी ने भी ज्वाइन किया है। तो सुषमा जी, अमित जी, अगर आप हैं तो आप अपने कोई भी क्वेश्चंस, इनपुट्स या कोई भी थॉट्स ऑन दिस सेशन व्यक्त करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Swati ji. I've been joining the sessions last couple of months, 2-3 months, and it has been really, really insightful for me. Honestly, for the first time after spending so many years being Jain, learning the basics of Jainism, which is very, very important and profound, and how to practice it. I have one question to ask, if you allow, if the time permits. Sure. मेरा क्वेश्चन ये था कि in our life, I'm a banker and I see हम लोगों के sales का काम ही है in the sense of selling loan products and other products, and I go with a very systematic approach, and quarter ends, pressures वगैरह में I play the game so that I achieve my budget numbers, but do not show off in quarter ends. के quarter ends में बहुत सारे मेरे counterparts जो हैं नॉर्थ के, वेस्ट के, वो ये दिखाते हैं यार हम लोगों ने सिक्सर मार दिया और ऐसे बजट कर दिया, वैसे बजट कर दिया, and at the end of the year they मतलब try, because they show off, they get a lot of high bonuses compared to us. I have gone in my last 25 years, I have gone through phases where I have come into challenges and I have overcome the challenges because of this principle. But in short run, it really hurts. So how do I overcome this short run hurt, which I always get a feeling कि यार ये सही नहीं हो रहा है, मतलब people who are trying to showcase, who are trying to show off gets the much more visibility than I am. Thank you for the question, Amitji. I believe this will be the question of many professionals. So, Kamal uncle, Vaike uncle, or anyone else? If I have understood it correctly, you are talking of inflating the deposit figures by. No, it is not inflating the deposit figures. No, inflating in the sense that you ask for. You approach your customers to park their funds for a short period, so that at the end of the year your deposit mobilization target is achieved. Is that what you are trying to say? नहीं अंकल, ये नहीं है। जैसे मेरे एक बजट नंबर्स हैं, मैं अपनी टीम के साथ एवरी डे काम करके वो बजट नंबर अचीव करता हूँ। ऐसा नहीं दिखाता हूँ कि मैं क्वार्टर एंड पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर रहा हूँ। Whereas मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि बहुत चैलेंजेस थे लास्ट क्वार्टर, बहुत सारी डील्स वो लेके बैठे हुए हैं,
लेकिन वो शोकेस करते हैं क्वार्टर एंड पे, जैसे वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले हैं और प्रोजेक्ट करते हैं कि वो बिकॉज ऑफ दैट प्ले दे आर एबल टू achieve their numbers. They are also achieving the numbers. I am achieving the numbers. Both of us are achieving the numbers, but they are able to portray that they were they have over smart play. They have done it at the quarter ends, which have helped the bank to achieve the numbers. Whereas हम लोग consistently हर डेली वीकली बेसिस पे खेल के अपने बजट नंबर्स अचीव करें. So उनका perception to the top management is कि यार ये these are extraordinary players, so they should be rewarded extraordinary compared to some of us who are treated as a mediocre players. तो आपकी जो लीडरशिप टीम है उसके ऊपर ये कुछ बहुत फेवरेबल लाइट नहीं प्रोजेक्ट करता है. Sorry to interrupt, Uncle. I think I would just add कि बड़ा common है even corporate life, some people project quite a bit. एक आपको overstate करना कि ओ इतना difficult था, ये कर दिया हमने. I think it's the same thing, Amit, what you're saying, and very common. So I guess कई बार होता है कि when you show a lot of challenges you overcome, then you are seen in a different light compared to something which can be seen as a normal thing. चलो आपने क्या किया? Probably something. I just thought to clarify what Amit is saying. Even in other situations, we often come across. Sorry to interrupt. Come on, Uncle. नहीं बिल्कुल सही बात है. तो यानी अपनी डिफिकल्टीज को, इम्पेडिमेंट्स को एग्जैजरेट करके आपने ये दिखा दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है. लेकिन इस तरह का जो अप्रोच है वो एक क्वार्टर में चलेगा, 2 क्वार्टर में चलेगा, वरना फिर आपकी अगर लीडरशिप में कुछ थोड़ा सा भी डिसर्नमेंट है तो वो कहेंगे भैया इसी तरह इसी डेस्क पर यानी सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर अमित भी बैठे हुए हैं, उनको तो इतनी दिक्कतें नहीं सामने आती, आप ही के काम में क्यों इतनी दिक्कत आती है? हर क्वार्टर में, हर साल में सारी परेशानियां आप ही के झोले में आ गई हैं क्या? तो any sensible supervisor, any sensible superior authority should be able to make out कि ये तो थोड़ा अनकन्विंसिंग हो गया मामला. ये सारी परेशानियां उन्हीं की. मैं इसे अटेम्प्ट करूं. देखिए अमित जी, मैंने जो देखा है सीनियर मैनेजमेंट को रियलिटी का आइडिया होता है. वो ऐसा नहीं है कि उन्हें रियलिटी का आइडिया नहीं है. और अमित जी आप हमेशा देखिएगा जब बहुत क्रिटिकल टास्क आएगा ना वो आपके पास आएगा. तो एक बार क्या कहते हैं, मैं एक मैनेजमेंट प्रोग्राम में गया था तो उन्होंने 2 भगवानों का कंपेयर किया था, पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण का. मैं आईएम लखनऊ में गया था, उन्होंने बताया कि देखिए भगवान राम वनवास गए, रावण से लड़े, पत्नी को छोड़ना पड़ा, एंड में सरयू नदी में समाधि लगा दी. कृष्ण भगवान ने रासलीला करी है ना, महाभारत में शंख बजा दिया, अभी अंकल ने बताया. भगवान दोनों थे और भगवान श्री कृष्ण का जैसे अंत हमें पता है दोनों पूज्य हैं, लेकिन एक के आगे पुरुषोत्तम राम लगता है, एक के आगे कृष्ण कन्हैया लगता है. तो अगर हम लोग जिस रास्ते पे चलेंगे वो पुरुषोत्तम वाला टाइटल मिलेगा, लेकिन उसको प्राइस पे करने के बाद मिलेगा. तो वो हमारे मतलब मैं तो हमेशा ऐसे ही लेता हूँ कि मेरे बॉस को आपकी रियलिटी पता है, वो बोल नहीं रहा अलग बात है, लेकिन दिल से वो मानता है. और जब भी क्रिटिकल टास्क आएगा आपके पास आएगा. जहां उसको भरोसे का आदमी चाहिए वो अमित जैन ही है. तो वही हमारे लिए रिवॉर्ड है, क्रिटिकल टास्क हमारे पास आता है, ऐसा मैं सोचता हूँ. और इसका अनुभव अमित को खुद हुआ होगा. नहीं आई कंप्लीटली एग्री. मेरा क्वेश्चन ये था कि शॉर्ट टर्म में मैं अपना डिसोनेंस कैसे कंट्रोल करूं, मतलब वो लगता है कि अमित जी आपके बच्चों के उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जेरोक्स में रहा, मैक्स लाइफ में रहा, आप लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो जितने भी सेल्स लीडर जिसकी आप जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, एंड में दे आर नॉट हैप्पी. दे अगर उनसे पर्सनली पूछें तो बहुत परेशान है वो, क्योंकि अगर 6 लेशिया पढ़ेंगे आप, जो लेशिया हम कैरी करते हैं, ये तो कौन सी लेशिया हो गई, कापोत लेशिया है, कुछ वैसी हो गई वो, है ना, मुझे ऐसे. तो वो अगर कैरी करेंगे तो आपको डिस्टेबिलिटी मिलेगी. वो डिस्टेबिलिटी, अनस्टेबल एनवायरनमेंट घर में जाएगा, तो वो अनस्टेबिलिटी आप क्रिएट तो करेंगे कहीं ना कहीं. मैं भी ये मेरा उत्तर ये होगा इसमें अमित जी
कि आप सही काम करके कुछ विलक्षण नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको करना ही है। आपको तो सही जो भी परफॉर्मेंस आपकी रही है आपको सही सही बताना है। अगर कोई दूसरा बता के कोई शॉर्ट टर्म गेन ले रहा है या कोई रिकॉग्निशन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो उससे आपको क्यों क्षोभ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कि वो अपना हिसाब किताब बना रहा है ना, उसको भुगतना होगा। कभी someday he'll be found out, he'll bear the consequences of his deceit. So it should not cause any annoyance or any dissatisfaction in your heart. आप तो अपना काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि आपका जो वैल्यू सिस्टम है उसके अनुसार आप चल रहे हैं। दूसरा कोई एक दूसरा वैल्यू सिस्टम लेकर कोई शॉर्ट टर्म एडवांटेज ले रहा है, तो उससे आपको अनोयंस या आपको किसी भी तरह का शाग्रह नहीं होना चाहिए। इसमें मैं एक अलग पर्सपेक्टिव हमें एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखते हैं। एक तो तुम्हें पर्सनली ये फील हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा कि लॉन्ग रन में यू आर बेनिफिटेड, नंबर 1। नंबर 2, धर्म के अनुसार भी अपन देखें तो ये जो कर्म बंध होते हैं मायाचारी से, वो तुम्हारे नहीं हो रहे, और इसके रिजल्ट्स सूनर और लेटर तुमको मिलने वाले हैं, उनको नहीं। ये कितना बड़ा कंसोलेशन है कि हम अशुभ कर्म नहीं बांध रहे हैं और वो लोग बांध रहे हैं, है ना? यस अंकल। इसमें मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगी अमित जी। मतलब अगर मैंने आपका क्वेश्चन सही से समझा है, और थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है देन व्हाट एवरीबॉडी हैज टॉक्ड हियर, बट बिकॉज मैं भी इस प्रॉब्लम को मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट में जो भी प्रोफेशनल्स है वो डे इन एंड डे आउट फेस करते हैं। तो इसमें मैं ये कहूंगी कि कभी कभी हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि मतलब ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम पूरे 3 महीने काम कर रहे हैं तो हमारा एक काम रेगुलर अपडेट्स देना मैनेजमेंट को भी है। मतलब हम क्या करते हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ हाँ, नहीं तो हम क्या करते हैं कि हम अपना काम करते रहते हैं 3 महीने तक। हमने उनको कोई अपडेट्स नहीं दिए, हमने अपनी चीज का बारे में नहीं बताया, तो क्या हुआ कि उनके टॉप ऑफ द माइंड वो चीजें आ जाती हैं जो दूसरे लोग उनको हाईलाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नेसेसरीली एकदम मायाचारी कर रहे हैं, उन्होंने भी वो काम किया, बस उन्होंने हाईलाइट ज्यादा कर दिया। तो मैं तो इसको अपनी अकर्मण्यता कहती हूँ कि भाई वो मेल लिख दी थी जिसमें मुझे ये अपडेट्स भेजने थे, मैंने काम तो कर दिया क्योंकि काम करने के लिए तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, राइट? तो वो तो मैंने कर दिया, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रास करने चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए, आपने कोई सक्सेस स्टोरी बिल्ड की तो उसको भी आपको पॉपुलराइज करना चाहिए, वो भी मेरा काम है एज अ लीडर, क्योंकि देन अदर्स विल गेट इंस्पायर्ड। वो मैंने कुछ किया नहीं, तो जिन्होंने किया उनका हाईलाइट हो गया तो दूसरों के माइंड में आ गया। तो हमें मतलब ये भी कभी कभी दृष्टि डालनी चाहिए, क्योंकि सारी बात इस बारे में हुई कि वो ही गलत थे, तो वो गलत थे या सही थे वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम क्या बेटर कर सकते थे, हमें ये दृष्टि डालनी चाहिए। तो मैं कई बार ऐसी स्थितियों में जब मैं देखती हूँ कि दूसरे का ज्यादा वो हो गया, तो मैं इसमें अपने को वो दृष्टिकोण रखती हूँ कि क्या मुझे ये चीज हाईलाइट करनी चाहिए थी। मतलब इट्स नॉट अबाउट unnecessary fame, it's about basic highlighting of things that you have done. So वो भी हमारा एक काम हो जाता है एज अ लीडर, बिकॉज तभी हमारी टीम को भी क्रेडिट मिलता है, और वो भी हमारा मतलब आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट अक्रॉस। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्वाति जी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एक चीज और ध्यान रखें जो मैंने पहले कहा था, सीनियर जो आपके वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेवकूफ तो नहीं है, और वो धोखा खा रहे हैं, पर इस अदा से कि सामने वाले को लगता है कि उन्हें धोखा नहीं, उन्हें पता नहीं है, जानते वो सब हैं, और इसीलिए सूनर और लेटर आपका एप्रिसिएशन ज्यादा होगा, उनका नहीं। ये कंसोलेशन आपके दिमाग में बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो बेवकूफ नहीं बैठा हेड तुम्हारा, है ना? वो सब समझता है कि कौन बेवकूफ बना रहा है और कौन नहीं बना रहा। मैं थोड़ा सा इसमें एक नुएंस अप्लाई करना चाहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बाद में ऐसा हो ही जाए, क्योंकि मैंने अपने करियर में देखा है
कि हमारे यूपी में हुआ करता था कि बेस्ट ऑफिसर के लिए ये कुछ ऑनर्स दिए जाते थे, बाद में कुछ लोगों को पद्मश्री वगैरह भी मिले, इस तरह के सम्मान भी दिए गए और सब हुए। ठीक है, जिसे मिल गया, उसका कुछ रहा होगा, कोई पुण्य उसने पिछले जन्म में किए होंगे। हमें नहीं मिला तो क्या हो गया, हम तो अपना खुश हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड अनडिजर्विंग लोगों को ना मिले, मिल भी सकता है, तो क्या हो गया भाई। मैंने जो किया वो इसलिए किया कि वही करना मेरे लिए जरूरी था, मुझे कोई और विकल्प ही नहीं था, मेरा तो वही रास्ता था, मैं तो अपने रास्ते पे चला, तो उसके लिए मुझे सराहना की अपेक्षा क्यों हो? मेरा तो ये नहीं, समझ बिल्कुल very बहुत ही स्ट्रांग बात है कमल अंकल। अगर हम इसको फॉलो करते हैं ना तो लाइफ में कोई डुअलिटी रहती ही नहीं है, मतलब, और हर धर्म बहुत इजीली फॉलो हो जाता है। तो ये तो डेफिनेटली बहुत ही रेलेवेंट बात है। बट ना इस पे मैं ये भी कहूंगी, ये सेशन है सरलता पे, तो हमारी सोच भी इतनी सरल होनी चाहिए कि हमें दूसरा क्या कर रहा है उसमें हमें मायाचारी ना दिखाई दे तो वो भी हमारा विन है, राइट? अगर वो हाईलाइट कर रहे हैं अपने अचीवमेंट्स को, तो क्या हम उसे मायाचारी ना देख के हम उसको अप्रिशिएट कर लें कि देखो वो अपने अचीवमेंट हाईलाइट कर रहे हैं, कभी कभी हम भी कर दें। तो मतलब ये मेरा एक कहना है कि कई बार हम क्या होता है कि हमें वो नहीं मिल रहा होता है, जैसे फेम, एंड आई एम सेइंग अ वेरी डिफरेंट थिंग, तो हम सोचने लगते हैं कि यार वो मायाचारी है, वो ऐसे करता है। अरे उसने भी क्या गलत कर दिया, उसने अपनी बात को बताया है। आई नो दे आर हाईलाइटिंग इट टू मच इन अ डिफरेंट वे, तो वो चीज हमें नहीं करनी है, बट जो हम पॉजिटिवली कर सकते हैं वो शायद हमें करना चाहिए। और कभी कभी ये सर्कमस्टेंशियल नीड्स भी हो जाती हैं, तो मतलब मायाचारी से नहीं, बट एक फुल ट्रस्ट से और फुल ऑनेस्टी से हमें अपनी चीजों को हाईलाइट तो कर ही देना चाहिए। तो मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक। बट अभी वो सुषमा जी भी है, तो सुषमा जी, एनी पॉइंटर्स फ्रॉम यू? Thank you, everyone. This is my first, finally, I've attended a Jainan session. So beautiful, so simply put, Vipulji, that, you know, honestly and authentically, बहुत मजा आया हमको सुन के, और सब जो कमल जी और वाई के अंकल ने बोला तो बहुत अच्छा लगा. I agree, you know, this is such a area कि हम हमेशा डायलेमा रहता है कि करें नहीं करें लोग, और जब लोग करते हैं और हमको मिलता नहीं है तो फिर हम सोचते रहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए. And I think, you know, one of the things that came up was कि हम what do we base success on? अगर हम पैसे से ले रहे हैं या पोजीशन से ले रहे हैं सक्सेस, तो ये सब डायलेमा आता रहता है. अगर हम अपने सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट और अपने दिल की सुने, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट देयर. एंड यस स्वाति, डेफिनेटली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में दो चीजें होती हैं, क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी. तो हम लोग जनरली बहुत सिंसियरली काम करते हैं मगर हम विजिबिलिटी नहीं गेन करते, और वहां पर कभी कभी जो लोग थोड़ा सा काम कम नहीं करते या ज्यादा विजिबिलिटी गेन कर लेते, देन वो आंख में आ जाते हैं और वो उनकी वी सी देम गोइंग हायर इन द कॉर्पोरेट. तो ये दोनों चीजें हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आई थिंक. So thank you so much. It has been such a wonderful session, and as I said, lovely discussions. अभी स्वाति ने एक बहुत गहरी बात कही थी, और वो अभी मैं पढ़ रहा था इस पे एक बार फिर से, आचार्य विद्यासागर के जो प्रवचन हैं, तो उसमें उत्तम आर्जव पर, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली वही बात कही है. पता नहीं स्वाति ने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पूरी तरह से कंफर्मिटी में है उससे. उन्होंने उसमें ये कहा है कि सरलता का अर्थ ये है कि दृष्टि अपनी ओर हो, और जहां दूसरे पर दृष्टि गई तो वहां वक्रता आ जाती है. तो दृष्टि और दृष्टिकोण का अंतर उन्होंने यही बताया कि जो दृष्टि है नासाग्र पर आपके स्थित है, आपके अंदर की ओर देख रही है, वो दृष्टि है. और जब दूसरे पे आ रही है तो दृष्टि सीधी नहीं है, कोण बन गया है, वो दृष्टिकोण हो जाता है. वही प्रमाण और नए का अंतर है. तो आपको दूसरे से सरोकार क्या,
दूसरा कर रहा है वो अपना भुगतेगा, जो अपने पुण्य, जो अपने कर्म कर रहा है उसका यथा समय उसको फल मिलेगा, और आपको ना उसमें कोई प्रसन्नता है ना आपको कोई उससे विषाद है। आप अपना काम कीजिए, जो आपका वैल्यू सिस्टम है उस पर आप चलिए, वो अपने आप में काफी है रिवॉर्ड। व्हाई शुड यू बॉदर? आई जस्ट डोंट गेट इट। बिल्कुल अंकल, मैं यही बात हाईलाइट करना चाह रही थी कि हम ना मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आधा टाइम वेस्ट तो इन चीजों में करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अरे यार तुम्हें जो करना है वो तो दैट इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज फील पर कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ। एक पॉइंट मेरा था कि जैसे हमारी भी वैल्यू सिस्टम या फिर हमारे टारगेट्स है, व्हाट वी वांट टू बी, ये क्रिएट कैसे होते हैं? We see people around us, we grow with them, or we start comparing with them. ऐसा नहीं है? वैल्यू सिस्टम्स तो वैल्यू सिस्टम इज ओके, कल्चर बेस्ड, बचपन बट से इम्बाइब करते हैं। हाँ। आपने जो वातावरण आपका है, जिस परिवार में आप उत्पन्न हुए, जो धर्म आपको मिला, उसका अगर आपने थोड़ा देखा है व्यवहार रूप में और सिद्धांत रूप में, तो वो मेरे ख्याल में वैल्यू सिस्टम में आता है। ये बात सही है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ का कल्चर भी आप इम्बाइब करते हैं, लेकिन उस पर आपको बराबर एक जागरूकता अगर रहती है तो आप उसे परख कर इस्तेमाल एक्वायर करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके इंट्रिंसिक वैल्यूज के मुताबिक नहीं है तो आप उसको स्वीकार नहीं करते। but certain competition is needed or certain observations are needed to grow yourself also. So yes, I thought, but what is growth? You have to in yourself about that. That's true. Yeah. That is where that value system comes. Yes. Do I want to take up this direction for the growth? Yes, you have to define growth for Yes. yourself. वैसे मेरा एक सजेशन है कि there is a very wonderful book, How Will You Measure Your Life? क्लेटन क्रिश्चियनसेन की है। He was Harvard professor, father of innovation कहलाते हैं। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे आपको सारी क्लैरिटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आ जाएगी कि एंड में जाके हु इज द विनर। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को मेजर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मेजरमेंट खाली हमारा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, टाइटल, बॉस का अप्रिसिएशन नहीं हो सकता। हमारे मेजरमेंट्स कई सारे होंगे लाइफ के। थैंक यू विपुल भैया। विपुल भैया ये वाली बुक का आप एक बार या तो चैट पे डाल दीजिए या मैं डाल दूंगा। दो बुक डालना चाहता हूँ मैं, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एंड हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है जैनियों को दो किताबें पढ़नी चाहिए। नहीं, ये आप जैनिन ग्रुप्स में डाल दीजिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल इन अ डिफरेंट वे। डॉक्टर विभा आपका भी हैंड रेज था, सॉरी वी कुड नॉट गेट टू यू। आप मैं इसमें इतना ही कहना चाह रही थी कि जितना हमें कंफ्यूजन होता है वो अगर हम अपने को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें कि अगर मैं मायाचारी कर रही हूँ, कोई चीज छुपा रही हूँ या दूसरे को देख रही हूँ, जैसे अभी कमल अंकल ने कहा कि वो तो यही है ना कि जो आपने भी कहा था कि हमें अपनी तरफ देखना है, दैट इज द बेस्ट थिंग, कि दूसरे पे नजर ही ना जाए। वो तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर मैं मायाचारी करती हूँ या किसी को रेस करने की दूसरे का रेस हो रहा है तो मैं जलती हूँ या करती हूँ कि बाय नॉट आई, तो उसमें देखो कि इस तरह से करने का मेरे को क्या कॉस्ट मैं इसमें दे रही हूँ, कि कर्म का कांस्टेंट बंद कर रही हूँ, क्या मैं उस कॉस्ट को देने के लिए तैयार हूँ? आज की प्रमोशन के लिए, आज के इंक्रीमेंट के लिए, आज की विजिबिलिटी के लिए, आज का व्हाटएवर इज द थिंग, उसको देने के लिए क्या मैं ये कॉस्ट देने को तैयार हूँ? अगर मैं अपने आप में ये दोनों प्रश्न करूंगी तो मतलब 90% ऑफ द चांसेस आई विल फाइंड आउट आज की प्रेजेंट पोजीशन को नहीं लूंगी और ये कहूंगी आगे के कर्म ना बंधे, क्योंकि मायाचारी का तो सीधा तिर्यंच हो गया, तिर्यंच बंद है। तो जहां मैं ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लूंगी, आई थिंक मुझे आंसर अपने आप मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है। अपना उपयोग अपने आप से हटा के दूसरे पे गया है, तो दूसरे पे गया, इसका मतलब वो 5 मिनट जो मैं अपने पे लगा सकती थी वो मैंने दूसरे की इवैल्यूएशन में लगाए, और वो 5 मिनट मेरी लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट थे।
वो मैं अपने ऊपर लगाती तो कितने बेनिफिट मिलते और दूसरे पे लगा के कितने नुकसान मिले हुए हैं। तो मैंने तो हमेशा यही देखा कि धर्म को ऊपर रख के डिसीजन ले ले, वस्तु के स्वभाव को ऊपर रख के डिसीजन ले ले, हमेशा परफेक्ट डिसीजन आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो मैं बोलना चाहती थी। थैंक यू डॉक्टर विभा। मैं तो इसको ये बोलता हूँ, अंतरंग सक्सेस और बहिरंग सक्सेस, आपको क्या चाहिए, अंतरंग चाहिए कि बहिरंग चाहिए, तो दोनों देखने वाली बात है। और दूसरा कहते हैं कि अपना अपना लोटा खुद छानो, दूसरे का लोटा उसको छानने दो। बस इसमें मैं ऐड करूंगी नीरज भैया, इसमें मैं ऐड करूंगी कि अंतरंग या बहिरंग उसमें क्या चाहिए, लेकिन अगर मतलब आई मे बी रॉन्ग हियर बट मेरा अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अंतरंग अगर आपको मिलेगी ना तो बहिरंग तो मिल ही जाएगी। तो मतलब इसलिए जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो अंतरंग सक्सेस को पिक करेगा, क्योंकि उससे बहिरंग मिल ही जाएगी। और बहिरंग क्योंकि जो उसके अंतरंग दृष्टि में सक्सेस होगी वो बहिरंग में हो जाएगी, क्योंकि बहिरंग में तो बहुत तरह की सक्सेसेस होती है। तो मतलब वो ही इज द वे टू गो अकॉर्डिंग टू मी, अंतरंग सक्सेस। बहिरंग सक्सेस तो दूसरे लोग मेजर करते हैं आपकी, और अंतरंग सक्सेस आप खुद मेजर करते हो, मेरा ये मानना है। दूसरे लोग बोलेंगे कि ये बहुत पोजीशन पे है, बहुत पैसे वाला है, बहुत कुछ है इसके पास। अंतरंग तो आप ही जानते हो, तो बहिरंग दूसरों को मेजर करने दो, अंतरंग आप खुद मेजर करते रहो, उसको बढ़ाते रहो। परंतु ये प्रैक्टिकल अप्लाई करना आसान नहीं है। जिसने ये बहुत कुछ सुना नहीं है वो तो बाहर से ही मेजर करता है ना कि किसके कोई पोजीशन क्या मिली, कितना पैसा मिला, कितना बाहरी ये चीज मिला। तो आज की हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो बाहर की तरह है। तो जिसने समझा है वस्तु के स्वभाव को, जिसने ये सुना है, वो ही अंतरंग को इवैल्यूएट कर पाएगा। और मेरे को तो लगता है कि ठीक है, आपके अंदर इतना दम है, आप इतनी उन कर्मों का सहन कर सकते हैं। अगर गलत कर्म बांधते हैं, उनके फल को आपको सहन करने की शक्ति है तो आप बांधिए। मैं कमजोर हूँ, मैं इन कर्मों के फल को नहीं सहन कर सकती, तो मैं नहीं बांधूंगी। बस छोटा सा है कि मैं इतनी कमजोर हूँ, मैं नहीं सह सकती उन जो खराब कर्म के बंध मेरे बंधेंगे, मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं चाहती। तो ठीक है, आप चाहते हैं आप बांधिए, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं बांधूंगी। तो अगर बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बोला जाए तो बहुत अच्छा लगता है। नीरज का ये पॉइंट कि अंतरंग अगर होगा तो बहिरंग होगा ही, इसके लिए कमल भाई ने ऑब्जेक्शन किया कि जरूरी नहीं हो ही, लेकिन अपन को देखना ये है कि अंतरंग कितना वैल्यूएबल है बाह्य के कंपैरिजन में। और तुमको वैल्यूएबल चीज चाहिए या हल्की वाली चीज चाहिए? मैंने 2 लाइन लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ इस पर। तुम्हारी बर्तरी से डाह नहीं, बर्तरी कहते हैं यानी जो वाहवाही है, श्रेष्ठता है। तुम्हारी बर्तरी से डाह नहीं, अपन तो कमतरी में ही खुश हैं। हम किसी दौड़ में नहीं शामिल हैं, जिस मकाम पर वही खुश हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अंकल, बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर ये हो गया कि जहां मैं हूँ वहां खुश हूँ तो कुछ राह ही नहीं आगे। हम दौड़ में है ही नहीं भाई, अटेंड करने चाहिए। हम तो दौड़े ही नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कमल अंकल कि ये जेनिन के सेशन सबको अटेंड करने चाहिए। इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो यहाँ मिलती है और सीखने को मिलती है और सोचने पे मजबूर करती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सेशंस तो अब सब लोगों को रेगुलरली अटेंड करने चाहिए। कमल की इस बात पे एक वो कथा आती है कि कुत्ते ने चीते को चैलेंज किया कि मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो वो जंगल में दौड़ फिक्स की गई और जब कुत्ता पूरी दम लगा के दौड़ गया, चीता वहीं खड़ा रह गया। चीता ने कहा, लोगों ने बोला तुम दौड़े क्यों नहीं? बोले मुझे प्रूव क्या करना, मैं जानता हूँ मैं फास्टेस्ट हूँ, कुत्ते को प्रूव करना तो वो करता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। करेक्ट? चलिए, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। ये अब हमारा एक्चुअली ना टाइम आज एक्सीड हो गया है, हमने 1.5 घंटे का किया था, बट डिस्कशन इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था तो आई कुड नॉट इंटरवीन इन बिटवीन। तो अभी मैं फॉर्मली सेशन को
एक थैंक यू नोट के साथ ओवर करती हूँ, फिर किसी के क्वेश्चंस हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विपुल भैया फॉर सच अ फैंटास्टिक सेशन। मतलब आपने छोटी छोटी सी बातें कही जिसे मैं भी अब इम्प्लीमेंट करूंगी। टाइमलाइन कमिटमेंट राइट करें, नंबर 1। जो जिस समय पे काम होगा, जिस समय पे पहुंचेंगे, बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी बातें हम 5 मिनट ही ऊपर नीचे कहते हैं तो क्यों कहते हैं। सेकंड मतलब बाकी तो यही है कि हर उसमें हम अपना फॉलो करें जिस भी तरीके से। और जो आपकी पॉइंट से मुझे ध्यान आया कि जो उजागर किया जाए वो धर्म है, जो छुपाया जाए वो अधर्म है, और सरलता ही हमारे लिए सबसे करने योग्य धर्म है। मतलब सबसे फर्स्ट धर्म में उसमें कहूंगी कि सरलता तो हम ले आए, जो हमारी योनि में होनी चाहिए। फिर भाई के अंकल का बहुत बहुत थैंक्स। उन्होंने इतनी साल में इतनी चीजें बता दी कि कैसे हम अपनी मायाजारी को कम कर सकते हैं, कि अच्छे शास्त्र का पठन करें, आत्मचिंतन करें, आवश्यकताएं कम करें। तो थैंक यू सो मच अंकल फॉर दिस। और कमल अंकल, आपने इतने अच्छे अच्छे इनपुट्स, इतनी अच्छी अपनी कविता की पंक्तियां और स्टोरी से बताया, तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर विभा और हमारे सारे ही पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, सुषमा जी, अमित जी, थैंक यू सो मच। कुसुम जी, आई थैंक यू फॉर योर इनपुट्स एज वेल, एंड we'll request you to be on the video so that we know you better from next time. और आज I think a new member was added yesterday, संभव जी, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। तो थैंक यू सो मच संभव जी, we'll look forward to hear from you next time on. So इसके साथ मैं फॉर्मली सेशन को ओवर करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, जय जिनेंद्र। किसी के कोई प्रश्न हो और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम 10 मिनट और कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू स्वाति जी फॉर टेकिंग जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को।